हंसल मेहता की शुरुआत कहाँ से हुई? एज ए फिल्म मेकर भी मतलब मेरी कई शुरुआत हुई है और आज भी शुरुआत ही कर रहा हूँ। 30 के बाद ना एक डर हो जाता है, अब क्या करेंगे, लेकिन कितने लोग होते हैं जो हंसल मेहता बन जाते हैं? मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इतने फेलियर्स देखे उस वक्त। जब तक मैं 40 के आसपास पहुँचने लगा तब मुझे लगने लगा कि इससे बुरा तो नहीं हो सकता है। और माता पिता को कई बार वो इनसिक्योरिटी भी तो होती है ना कि बच्चे मतलब भविष्य में करेंगे क्या, तो उनको होती थी वो माता जी को तो अंत तक रही बेचारी को, वो इस इनसिक्योरिटी में ही गुजर गई कि ये पता नहीं इसका क्या होगा। मतलब 4 बच्चे हैं आपके पास, और कितना समय मिला सबके साथ आपको? ना मैं अच्छा पति था, ना मैं अच्छा बाप बन पाया। आप सुशांत की मौत जो हुई, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, या रिया चक्रवर्ती, मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के लिए मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें। इस पूरे सिस्टम में आप देख रहे थे, आप रिया के साथ खड़े भी हुए थे, क्या आपको समझ में आया? हमें मतलब एजेंसीज को अनबायस्ड काम करने का मौका देना चाहिए। मीडिया बन गई है पुलिस। वो अर्नब गोस्वामी हर रोज नई थियरी देता है, चिल्लाता रहता है। Time is ticking for accused number 1 रिया चक्रवर्ती। बचा सको तो बचा लो रिया चक्रवर्ती। और मतलब उस बात के लिए मैं जिंदगी भर अर्नब गोस्वामी को बद्दुआ दूंगा। ऑमरेटर को भी लेकर के बहुत सारे लोग नाराज थे आपसे। वो मतलब कहते हैं कि अरे इस वक्त तुमने मुसलमानों पे कहानी ऐसी क्यों बनाई। जब विवेक से बात की जाती है तो विवेक कहते हैं कि जो लोग मेरी फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मैं भी तो एक कहानी कह रहा हूँ, क्या वो सच नहीं है? भाई आपका ओपिनियन है, मतलब मैं समझता हूँ कि पर क्या हेट बेचना आसान है? आज के दौर में ऐसा लग रहा है। बम्बई भी ना शहर जो है टुकड़ों में बटा है। तो एक टुकड़ा है शहर का जो नया शहर है, वो नया शहर ना नया भारत जैसा है। तो ये नया भारत में नहीं आता है? नहीं, ये आप देखिए ना बाहर, मतलब ईद भी सेलिब्रेट होती है, क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है और दिवाली भी। मतलब अभी तक वो डिजीज जो है ना पैंडेमिक यहाँ नहीं आया है, राष्ट्रवादी जिसको नाम दे दिया है। मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा सुना कि आप राजीव गांधी के साथ आइसक्रीम खाते थे। मैं मतलब मेरे पिताजी के दोस्त थे वो, तो वो यहाँ पर ना सीताफल आइसक्रीम बहुत पॉपुलर था, तो वहाँ जाते थे खाने। और मतलब लिटरली हम लोग को बच्चों को बोलते थे कि एक एक सारे फ्लेवर का एक एक दे दो उनको। हम थक जाते थे उतना आइसक्रीम खाते थे। तो अगर ये देखना हो कि हम कंटेंट का चुनाव कैसे करें जो हमें कंज्यूम करना है, तो फिर कैसे होगा? मेरे ख्याल से अब हम चुनाव नहीं कर पाएंगे। आप कैसे डिसाइड करोगे इजराइल सही है या पैलेस्टीन सही है? उसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, जिसको लेकर के खबरें ये चल रही है कि इंडियन फिल्म सोसाइटी जो है वो उसको बॉयकॉट कर रहा है। कौन है वो लोग? पर ये जो भारत में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है उस पर ना एक कोई ऑब्जेक्टिव बात कहना, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में थे काफी। हाँ, मैं डिप्रेशन में क्या, डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने का वक्त ही नहीं मिला कि शराब इतनी पी ली। सिमरन मुस्कुरा रहे हैं आप। ये प्रॉपर दफ्तर है ना आपका, और घर यहाँ से 10 मिनट दूर है, पास वॉकिंग में? डिस्टेंस, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप गाड़ी में 2 मिनट लगते हैं। तो आप पैदल प्रेफर करते हैं या? पैदल इस मौसम में कहाँ, बम्बई बारिश भी है। बारिश भी है और बम्बई पैदल चलने का शहर रहा नहीं है। मतलब वो शहर नहीं है जहाँ मैं पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? बम्बई में, इसी इलाके में। पर अब ये वो शहर नहीं रहा। अब वो शहर नहीं रहा, वो कि कोई भी शहर वो शहर नहीं रहा। मतलब मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, मैं जब कंप्यूटर्स में काम करता था तो बैंगलोर बहुत जाता था, मेरे क्लाइंट्स थे वहाँ, और एक हमेशा का एस्पिरेशन था कि मैं बैंगलोर सेटल हो जाऊँ, क्योंकि बैंगलोर बड़ा खूबसूरत लगता था, खुला खुला, हवा अच्छी, गार्डन सिटी, जहाँ देखो वहाँ गार्डन है, सब है। मतलब वहाँ चलने की जगह, वहाँ ट्रैफिक इतना खराब हो गया है कि आप 10 बार सोचते हो यदि कल जाना है तो मतलब 10 बार, 3 बार मतलब मैंने फोन किया कि भाई सचमुच जाना जरूरी है क्या कल, क्योंकि मुझे पता है एयरपोर्ट से शहर में पहुंचने तक ना मैं यहाँ से
गुजरात पहुंच जाऊंगा, इतना इतना समय लगता है। हाँ, मैं लास्ट टाइम कर्नाटका इलेक्शंस के दौरान जब गया था हाँ, तो मैंने उस पर स्टोरीज भी करी थी, और लिटरली स्टोरी करने में ही इतना हालत खराब हो गया कि हमें बहुत। 10 किलोमीटर का पैच लेना था, हमने 2.5 घंटे लगाए। और क्या शहर था वो, तो वो मतलब हर शहर के साथ हुआ है। शायद जो शहर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मतलब थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है वो दिल्ली है। वो दिल्ली फैल गया है, वो एनसीआर होके ना फैल गया है बहुत, और रोड्स अच्छे हुए हैं, वो सारी चीजें, कनेक्टिविटी, रोड्स, तो राजधानी है, जाहिर बात है। पर लोग रहना चाहते हैं। लोग, वही बात है कि मतलब शहर बड़ा हो गया, अब लोग पता नहीं। आप मैं तो मैंने कभी मेरी जिंदगी में इच्छा नहीं हुई कि दिल्ली रहूं, कभी नहीं। कभी नहीं। आपके कुछ जानने वाले जो दिल्ली रह रहे हो, बढ़िया, जो बहुत चाहते लोग हैं। हैं, मतलब मेरी वाइफ जो है उसका पूरा परिवार दिल्ली से है, दिल्ली लखनऊ से, तो उसके वो बड़ी हुई है दिल्ली में, पढ़ाई उसने दिल्ली में की है, उसकी माँ जो है वो दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली की परवरिश है उसकी, लेकिन वो खुद नहीं जाना चाहती है। लेकिन हालत खराब है दिल्ली में। हालांकि मैं कभी जितना भी फैला है, नोएडा हो गया या फिर अभी तो आई थिंक बदरपुर से आगे तक, ग्रेटर नोएडा, वो मतलब मैं, मुझे याद है हम लोग छलांग की शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ आप नजफगढ़ वगैरह जो है वहां जाते हो, मतलब हमको लगता था हरियाणा है, दिल्ली से वो दिल्ली है लेकिन। हाँ, लेकिन हो गए आप दिल्ली से बाहर। अच्छा, कोई नहीं मानता उसको कि ये हमारी दिल्ली, ये इधर हो गया, रोहिणी हो गया, बदरपुर के इलाके हो गए, वो मतलब हम गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उधर। तो ऑलमोस्ट शुरू ही है बातचीत। हाँ। मैं जैसे आर्काइवल चाहता हूँ बातचीत, और ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं आपके सामने बैठूं तो मैं ये ना जानूं कि मैंने इंटरनेट पे आपके बारे में क्या पढ़ा। मैं शुरू से समझना चाहता हूँ कि हंसल मेहता की शुरुआत कहाँ से हुई। एक तो आपने एक इंजीनियरिंग करके आप फीजी चले गए, वो भी है, वो एक है, मतलब एज अ फिल्म मेकर भी मतलब मेरी कई शुरुआत हुई है, और आज भी शुरुआत ही कर रहा हूँ। तो बार बार ना मैं जब भी कुछ नया शुरू करता हूँ ऐसा लगता है कुछ नया, कि नई शुरुआत है। तो वो जिंदगी भर यही रहा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर इंजीनियरिंग में मतलब मार्क्स बुरे आए तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मतलब क्या करूंगा, मैं अगले दिन नई शुरुआत कर लेता था। कोई तो रास्ता निकलेगा, मतलब मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं होता है जहां से आप शुरुआत करके किसी एक मंजिल तक पहुंच सकते हो, और फिर उस मंजिल पर दोबारा शायद एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। पर आपको डर भी तो लगता है ना, मान लीजिए जैसे हम लोग हैं या जितने भी युवा हैं, देश में बेरोजगारी की कोई कमी है नहीं, हम आंकड़ों में भले कितने भी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारी हालत क्या है वो पता है। 30 के बाद ना एक डर हो जाता है, आप क्या करेंगे, लाइफ सेटल होगी कि नहीं होगी। आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं जो हंसल मेहता बन जाते हैं। शुरुआत तो आपके जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने भी मतलब देखिए, जो मेरा सबसे इनसिक्योर वक्त जो था वो वही था 20s और 30s में। तब लगता था कि क्या होगा, लेकिन तब जो हुआ वो उतना मतलब मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इतने फेलियर्स देखे उस वक्त कि जब तक मैं 40 के आसपास पहुंचने लगा तब मुझे लगने लगा कि इससे बुरा तो नहीं हो सकता है, और कि अब हमने पूरा वो एकदम बॉटम ऑफ द पिट जो है हमने एक्सपीरियंस कर लिया, तो अब इससे बुरा क्या होगा। तो आप जिंदगी आपको तैयार कर देती है, तो वो ना वो सेटल होना, वो जो है वो सारी चीजें आप समाज के लिए करते हो, आप सोचते हो। तो मैंने वो सोचना बंद कर दिया। मैं बम्बई में बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ बम्बई में, लेकिन मैंने आज तक, मेरा घर नहीं है बम्बई में। अच्छा, आप अभी भी रेंट पे रहता हूँ, और ये ऑफिस भी? सब कुछ रेंट पे है, फिर जिंदगी रेंट पे है। ऐसा क्यों? इतना काम करने के बाद घर तो बना ही सकते थे। घर बनाने के लिए थोड़ी काम करता हूँ मैं काम करता हूँ अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो मतलब मेरा काम देखेगी उससे शायद उससे मुझे जानेगी मैं क्या चाहता हूँ। या क्या होता है कि इंडस्ट्री आदमी बनाता है, एक लेगेसी जो होती है, एक
इंडस्ट्रियलिस्ट का एक अप्रोच होता है कि वो टाइकून बन जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन छोड़ जाए। मैं धन नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं कहानियां छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनका फ्यूचर वो देखेंगे, और वो शायद मेरी कहानियों से जुड़ा है उनका फ्यूचर। क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो मेरे दादाजी वो डॉक्टर थे, लेकिन होम्योपैथ थे। तो वो मेरे दादाजी केमिस्ट्री प्रोफेसर थे इधर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मुंबई, और वहाँ छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी जिंदगी काम वो किया। उन्होंने दवाइयाँ फ्री दी, फ्री ट्रीटमेंट दिया, तो पैसे कभी लिए ही नहीं। लेकिन आज जो भी मतलब मैंने जिन कॉलेजेस को ज्वाइन किया, जो मैंने काम किया, कई लोगों को जो मैं मिला, वो सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं मेरे दादाजी से जुड़े हुए थे। मुझे उनकी वजह से मतलब जिंदगी में कोई रास्ता मिला। तो उन्होंने जो किया, पैसे नहीं कमाए, लेकिन उनकी वजह से वो क्या छोड़ जाते, घर छोड़ जाते ना। तो घर की जगह उन्होंने एक मतलब एक कर्मों की लेगेसी वो छोड़कर गए, जिसकी वजह से मतलब मुझे मार्क्स उतने नहीं मिले थे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर सकूं। लेकिन मेरे दादाजी का नाम सुनकर मुझे एडमिशन मिल गया। मुझे डोनेशन, कैपिटेशन फीस नहीं देनी पड़ी। मुझे कॉलेज में एडमिशन उसी की वजह से मिला, 11वीं 12वीं में। उनका नाम मतलब उसमें परसेंटेज था, लेकिन मुझे क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल था कॉलेज का, वो मेरे दादाजी का स्टूडेंट हुआ करता था, केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा, अरे भाई प्रोफेसर साहब का पोता अगर हमारे कॉलेज में रहेगा, हमारा सौभाग्य होगा। तो ये अलग तरह के मतलब आप पूंजी सिर्फ पैसों में, प्रॉपर्टी में नहीं गिनते उसके। तो मैं मतलब सोचता हूँ मेरी कहानियां जो है, जो मैं अभी करता हूँ, वो शायद वही छोड़ के जाऊंगा। मैं प्रॉपर्टी वगैरह में मुझे ज्यादा मतलब वो नहीं है कि मैं ऐसे शहर में जो मतलब जब से मैं पैदा हुआ तब से अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें मतलब क्या प्रॉपर्टी खरीदूंगा। इस शहर में हम रहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ अस्पताल अच्छे हैं, तो कुछ साल में हमें थोड़ा और जिंदा रखने के लिए हम रहते हैं यहाँ। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी एग्जीक्यूटिव थे, करियर एग्जीक्यूटिव थे। एमबीए किया था उन्होंने यहाँ के जमनालाल बजाज से, और शुरू में मेडिकल रेप थे वहाँ से। उन्होंने भी अपना एक करियर बनाया था। वो बहुत अच्छे सेल्समैन थे मेरे फादर, सेल्समैन, मार्केटिंग मैन। एमआर का काम करते थे। मेडिकल रेप शुरू में थे, उसके बाद वो फार्मा इंडस्ट्री से फिर बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में गए। उनका काम सेल्स था, सेल्स में बड़े स्ट्रांग थे। तो कंप्यूटर्स बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर्स में रुचि हुई, क्योंकि वो उस फील्ड में थे। तो मुझे ना कंप्यूटर्स के साथ खेलने का मौका मिला। जब मैं 14 साल का था, तब से मैं कंप्यूटर्स के साथ खेलने लगा, प्रोग्रामिंग करने लगा, क्योंकि वो उनका भी बिजनेस था, उसी में काम करते थे। लेकिन मुझे टेक्निकल साइड में ज़्यादा रुचि थी। वो मतलब सेल्समैन थे, जहाँ जाए वहाँ मतलब वो किसी को भी कुछ भी बेच के आ सकते थे, वैसे थे वो। ही कुड सेल आइस टू एस्किमोस। वो इतने अच्छे सेल्समैन थे, मतलब बहुत कमाल की पर्सनालिटी थी, बातचीत में बहुत अच्छे थे, लोगों से दोस्ती बहुत आसानी से कर लेते थे। तो उनसे कुछ चीज़ें मेरे दादाजी से, कुछ चीज़ें मेरे पिताजी से मैंने थोड़ी सी इम्बाइब की है, कुछ चीज़ें माता जी से। माँ कैसी थी आपकी? माँ आर्टिस्ट थी, तो थोड़ा सा वो आर्ट का जो साइड है, माँ डांसर हुआ करती थी, एक्ट्रेस थी। लेकिन जब तक हम पैदा हुए तब तक ये सब बंद कर दिया था, जो कन्वेंशनल गुजराती फैमिली में होता है कि शादी के बाद आपके जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो बंद हो जाते हैं। तो बंद हो गया था, लेकिन हमें पता था, मम्मी बात करती थी उसके बारे में। उन्होंने शादी के बाद एक फिल्म की थी एज एन एक्ट्रेस, राज दुलारा करके कोई फिल्म थी। तो उसमें मैं साथ में शूटिंग पे गया था। पहला मेरा एक्सपीरियंस था किसी फिल्म सेट पे। मैं 14-15 साल का था। मम्मी के साथ मैं उनके एंटोरेज में गया था, देखने की शूटिंग में होता क्या है।
और मैं तभी भी बहुत फैसिनेटेड था। मुझे सबने कहा बहुत बोरिंग होता है, कुछ होता नहीं है शूटिंग पे, तुम चढ़ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये जो प्रोसेस जो चल रहा था वो। तो शायद आर्ट मम्मी से मिला है, बाकी पिताजी से वो लोगों से घुलना मिलना, लोगों के बारे में जानना। मेरे फादर ने एक ही चीज सिखाया था कि आप जब बेचने जाते हो तो आप जिसको बेच रहे हो उसको समझो, उसको आपका सबसे अच्छा मित्र बनाओ। तो उनसे मतलब ना लोगों से दोस्ती करना, उनसे घुल मिल जाना, वो मैं मेरे फादर से सीखा। माता पिता को कई बार वो इनसिक्योरिटी भी तो होती है ना कि बच्चे मतलब भविष्य में करेंगे क्या, तो उनको होती थी वो। माता जी को तो अंत तक रही बेचारी को। वो 2013 में चली गई। और वो जब तब तक शाहिद रिलीज नहीं हुई थी, तो वो इस इनसिक्योरिटी में ही गुजर गई कि ये पता नहीं इसका क्या होगा। तो वो कई बार मतलब अभी जो भी सफलताएं प्राप्त हुई है उनको लेकर मतलब कई बार ऐसा लगता है कि काश वो होती देखने के लिए कि भाई ठीक हो गया हूं मैं, मतलब चीजें ठीक है अभी। आप बैठ के बात करते थे पिताजी से और माताजी से? हाँ, बातचीत होती। वो लोग बहुत ओपन थे, मेरे माता पिता बहुत ओपन थे, बहुत रिसीविंग थे, बहुत लिबरल थे। तो हम भले ही हमारे डिफरेंसेस हो किसी भी मतलब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, जो भी डिफरेंसेस हो, वो मतलब वो अपनी सोच मुझ पर कभी नहीं थोपी थी उन्होंने। और मतलब बात करने में बिलीव करते कि बैठो बातें करो। तो हम लोग वो उन्होंने बहुत पहले से रखा था, जो मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ करूँ। ये सारी चीजें तो उनसे पेरेंटिंग भी मैंने सीखा कि कैसे आप बच्चों के साथ, कि उनको अपना रास्ता चुनने का आप की पूरी आज़ादी दे सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि भाई वो जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आप उनको सपोर्ट करो। तो उन्होंने अंत तक सपोर्ट किया दोनों ने। तो आप अपने आप को बेहतर पिता मानते हैं? बेहतर तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं शायद उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त हमें बड़ा करने में, हमारी जिंदगी को संवारने में उन्होंने अपना कई ज्यादा वक्त लगा दिया। मैं शायद उतना वक्त नहीं लगा पाता हूँ या नहीं लगाता हूँ। मैं आज़ादी देता हूँ, लेकिन वो आज़ादी इसलिए भी देता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी मिलती है अपना काम करने के लिए। तो वो बट मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उनको समझने की, उनसे बात करने की, उनको बच्चों की तरह नहीं, उनको अपने मित्र की तरह समझने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि मतलब मैं 2 शादियां हुई है, पहली शादी में बहुत जल्दी हुई थी, 22 साल की उम्र में हो गई थी। तो बच्चा भी मतलब मेरा 23 साल से पहले ही पहला बेटा पैदा हो गया। 21 साल का था मैं जब शादी की थी। तो 23 साल होते होते मतलब उससे पहले 23वीं सालगिरह से पहले जय जो मेरा बड़ा बेटा है वो पैदा हो गया था। तो मैं मतलब 23 साल का बाप था, तो बहुत यंग था। तो जय दोस्त ही है, अभी वो फिल्म मेकर बन गया है। तो हम एक दूसरे को फिल्म्स के जरिए एक दूसरे से हमारी दोस्ती हुई, मेरी और जय की। कितने बच्चे हैं? 4 है, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, 2 पहली शादी से, 2 दूसरी शादी से। तो इस बीच मतलब 4 बच्चे हैं आपके पास, और कितना समय मिला सबके साथ आपको? वो बता रही है समय, मतलब शुरू में समय कम मिलता था, और समय कम क्योंकि शादी में भी मतलब बहुत सारे तनाव थे। ठीक से मैं अच्छा पति था, ना मैं अच्छा बाप बन पाया। तो वो सारी चीज़ों का मतलब मैं खुद ही अपने पर ही डालता हूँ कि मैं ना अच्छा पति रहा, ना उस वक्त अच्छा बाप बनने की मैंने कोशिश की। तो वो एक था समय, एक फेज था। मैं भी जवान था, मतलब मुझे बार बार ये लगता था मैंने कहा ये शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा कर लिए, वो लगता था। लेकिन आज लगता है कि वो जो जल्द शादी की थी उसने मतलब आज इतना बड़ा बेटा है जिसके साथ मैं ना सिर्फ काम कर सकूं, लेकिन जिंदगी वो मतलब मेरी टीम में जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनसे बड़ा है उम्र में, मेरी टीम से मतलब उम्र में बड़ा है।
तो उस तरह का रिश्ता होना, उस तरह का बेटा होना, वो मेरे लिए मतलब सौभाग्य ही है। मतलब कि वो आज मतलब मुझे उसका फायदा दिखता है कि मतलब ना एक यंग फादर सन रिलेशनशिप, और मुझे उसको देखकर ये लगता है कि मेरी बेटियों को मेरे ना होते हुए भी एक सहारा मिल जाएगा बाप का, हमेशा साया रहेगा बाप का, क्योंकि वो उतना ही बड़ा है। अगर उसने जल्द मेरी उम्र में शादी कर ली होती तो उसकी बेटियां इसी उम्र की होती। कितनी उम्र है अभी उनकी? 18 और 15। तो ये आपका 28, 33, 34। 34 मेरी उम्र की नहीं। हाँ, बच्चों की शिकायत होती है कभी आपसे? होती होगी, मुझसे नहीं करते। कभी शायद discuss कम बड़े शिकायत वाले ने? शायद कम शिकायत करते, क्योंकि मतलब मैं कम रहता हूँ उनके पास, ज्यादा रहता तो शिकायत बढ़ जाती। तो शिकायत जरूर है। मतलब जय को, मेरा छोटा जो बेटा है पल्लव, वो उसको डाउन सिंड्रोम है, जिस पर अभी आमिर खान ने फिल्म बनाई है सितारे जमीन पर। तो वो उसको डाउन है, तो वो मतलब वो अपने आप में एक जब हमें पता चला कि उसको डाउन है, वो पैदा होने के 24 घंटे में हमें पता चला कि डाउन है, तो मुझे तो तब ये लगा था कि मेरी जिंदगी मतलब खत्म हो गई, कि मैं कैसे एक घर में एक बच्चा जो जिसके स्पेशल नीड्स है वो कैसे मैनेज करूंगा, क्योंकि सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है आपके घर में। तो शायद शिकायत ये रही होगी कि भाई मैंने उतना वक्त दिया नहीं, खासकर पल्लव को। लेकिन ये भी सच है कि भाई अगर पल्लव को जिंदगी अच्छे से जीने का मौका देना है मुझे, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे उनसे वक्त थोड़ा बाहर बिताना पड़ेगा। लेकिन उसको प्यार बहुत मिला, मेरे बच्चों को प्यार मेरे माँ बाप से बहुत मिला। जितना प्यार हमें दिया था, उनका उतना ही प्यार दोनों लड़कों को दिया है। खासकर उन्होंने बहुत वक्त बिताया है मेरे पेरेंट्स के साथ। आप बेहतर पति नहीं हो पाए क्योंकि आप पहली बार युवा थे। अभी ठीक हूं मैं, अच्छा, ऐसा लगता है मुझे। रिग्रेट होता है कभी किसी चीज का? रिग्रेट में करता नहीं, भूल जाता हूँ मैं, छोड़ देता हूँ मैं। जो हुआ वो मतलब, हाँ, मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, उसको एक माइलस्टोन की तरह ट्रीट करता हूँ कि भाई ये हुआ तो रिग्रेट तो नहीं होता मुझे। इनफैक्ट अच्छा है कि हम लोग वो शादी नहीं चल पाई, मैं अच्छा पति नहीं था, हम दोनों की नहीं बनी और वो अलग हो गए, वो बेहतर था। अभी तक अगर हम एक साथ होते तो शायद दोनों नाखुश होते जिंदगी से, और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते। अभी संतुष्ट हैं आप? वो बेचारी रही नहीं है। और रिश्ता कभी खराब नहीं हुआ हमारा, हम अलग हुए लेकिन हमारी बातचीत होती थी, और इनफैक्ट रिश्ता बेहतर हुआ जब हम अलग हुए। तो जब मैं दोबारा, जब मुझे सफीना मिली, तब सुनीता जो मेरी एक्स वाइफ है वो सफीना से मिली। वो दिवाली में साड़ी पहनाती थी, सफीना को साड़ी पहननी नहीं आती तो सुनीता पहनाती थी साड़ी। तो ठीक ठाक था, रिश्ता ठीक था। बच्चे भी मतलब आपस में ना, वो कभी ये नहीं रहा कि इस माँ के बेटे हैं और उस माँ के बेटे बच्चे हैं। तो वो मतलब सब ने ना एक दूसरे को वो ब्लेंडेड फैमिली का। और तो जब गुजर भी गई सुनीता, तो उसके सारे अंतिम क्रिया जितनी थी वो मैंने की। जो पति जो करता है वही, वो सारी चीजें मैंने की। तो वो सारी चीजें मतलब मैं सोचता हूँ कि शादी ना तो शुरुआत है ना ही अंत है। तो मैरिज बहुत रिडंडेंट इंस्टीट्यूशन है। तो सफीना और मैंने शादी अभी 2-3 साल पहले ही की। हमने शादी नहीं की थी, बच्चे हो गए थे, और शादी करना हमने जरूरी समझा ही नहीं। शादी हमने 2-3 साल पहले इसलिए की क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का झंझट है कि ये इंस्टीट्यूशन को फॉर्मलाइज किया हमारे कानून ने। वो आपको लेजिटिमेट मानते हैं अगर आपके पास शादी का सर्टिफिकेट है। आपको घर भाड़े पर मिलता है जब उनको पता चलता है कि ना शादीशुदा है। लिव इन है तो मतलब उनको लगता है गंदगी है, ये रिश्ता गंदा है। आपको मैं शादी इसलिए की क्योंकि एक क्लब है जहां पर मेरे फादर बचपन से मेंबर थे, खारजिम खाना।
तो हम लोग सब मतलब वहाँ स्पोर्ट्स खेल कूद के वहाँ बड़े हुए। तो मैं चाहता था कि मेरी बेटियों को भी उसका बेनिफिट मिले, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप प्रूव करो कि आपकी बेटी है। तो मुझे प्रूव करना पड़ा। फिर मैंने कहा भाई मेरी पत्नी है, उनको भी दे दो मेंबरशिप। उन्होंने कहा नहीं, आपकी पत्नी कहां से हुई, प्रूव करिए। तो हमने शादी की, मैंने मतलब गुस्से में शादी की, ये प्रूव करने के लिए कि ये मेरी पत्नी है। अच्छा, यहां शादी करना भी इतना मुश्किल है। जब मैंने कोर्ट में अप्लाई किया, 10 झंझट, ये एफिडेविट लाओ, फलाना ढिमकाना लेकर आओ। भैया शादी करनी है मुझे आपसे, मतलब मैंने सरकार बनाने के लिए नहीं पूछा है। अंतर धार्मिक शादी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि देश नहीं, वो अंतर धार्मिक से भी उनको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ मुश्किलें पैदा करते हैं। और तो मतलब मैंने यहाँ शादी भी नहीं की, इसलिए मैंने शादी अमेरिका में की। शादी करने आप अमेरिका गए? हाँ, वो मतलब मेरी वाइफ सिटीजन है वहां की, तो मैंने कहा वहीं कर लेता हूँ। और कई लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको ग्रीन कार्ड मिले, और मुझे उसकी बिल्कुल मतलब वो लालच ही नहीं है वो। तो आपको कभी भारत छोड़ के नहीं जाना है? नहीं, बाहर जाऊंगा, लेकिन मुझे सेटल नहीं होना है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है वो यही है, सब यही है। तो जब आप अमेरिका शादी करके आए तो यहाँ पे बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन ओके हो गए थे? और सर्टिफिकेट कहीं का भी हो तो वहाँ आसान था। मतलब हम गए 10 मिनट में सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा आप लंच करके आइए, तो हम लंच करने चले गए। एक स्पेनिश रेस्टोरेंट में गए, लंच किया, और लंच करके वापस आए तो कोर्ट से स्टैंप होके आ गया था। इतना आसान था। और यहाँ पे वही प्रोसेस, बहुत प्रोसेस ही प्रोसेस, मतलब आप कोर्ट रजिस्ट्रार को के सामने जाओ, ये करो, वो कुछ नहीं था। वो रजिस्ट्रार जो था, जो ऑथोराइज रजिस्ट्रार था वहाँ, जो लेडी थी, उसके ऑफिस में ऊपर प्लास्टिक के फूल भी लगे थे और 2 मतलब खंबे भी थे, तो आप उसमें फोटोशूट भी कर सकते हो। सब प्लास्टिक का लगा हुआ था। बहुत आसान था, बहुत आसान था। सफीना जी से जो पहला बच्चा हुआ, किमाया, वो कब हुई? वो हुई 2006 में। तो और आपने शादी किया 3 साल पहले। तो दोनों थे, फोटो सारे किमाया ने खींचे। हाँ, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उस कॉन्सेप्ट में बच्चे मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, किसी को कभी कुछ पता लगता है तो क्या वो इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे? या आपके बच्चे कैसे अंडरस्टैंडिंग थे? उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअली हमें ज्यादा फर्क पड़ता है, और हमें जो फर्क पड़ता है हम बच्चों पे थोपते हैं। बम्बई जैसे शहर में किसी को पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं, सिर्फ आपके लैंडलॉर्ड को पड़ी है, और वो बिल्डिंग की सोसाइटीज को पड़ी है। वो अगेन ये सारी चीजें ना अड़चन पैदा करने के लिए जो एक प्रोसेस और प्रोसीजर और बायलॉज बने हैं, वो बने थे चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए, ताकि एक संतुलन बना रहे। वो संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये चीजें यूज होती है। मतलब आप चाहते हो कि भाई सोसाइटी में जो लोग रहने आए वो न्यूसेंस पैदा ना करे, ना वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, प्रूवन क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, लेकिन वो अभी क्रिमिनल में मतलब सिंगल लड़की, मुसलमान, पेट ओनर, लिव इन रिलेशनशिप, फिल्म वाले, इन सब को मतलब उस कैटेगरी में मानते हैं। कि फिल्म वाले होंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे मिलने, या फिर ये वो मतलब उस कैटेगरी में ना कि लड़की फिल्मों में काम करती है तो लोग सोएंगे उसके साथ, ये धारणा लेकर तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है हाउसिंग सोसाइटी से। मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी एक बार, मैं हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा था, तो हर दूसरे दिन उनका कुछ ना कुछ कभी कुत्ते को लेकर ऑब्जेक्शन, कभी बच्चों को लेकर, कभी आपके जीने के अंदाज को लेकर उनको ऑब्जेक्शन रहता था। मतलब और वो भी परसीव्ड, होता कुछ नहीं था। मतलब मैं बहुत कम सोशलाइज करता हूँ। और ये लगभग हर तरह की सोसाइटीज में है, हर तरह के। अभी पिछले दिनों मेरे एक मित्र हैं, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं, वो पहले झारखंड में थे, तो वहाँ से उनकी शादी उदी हो गई है, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे ही हैं, तो वो उनको मूव करना था, तो नोएडा में वो बहुत सारे घर ढूंढ रहे थे, और अमूमन जितने भी मीडिया वाले हैं सब नोएडा में ही रहते हैं। तो मुझे किसी और ने कहा कि भाई देखिए इनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, घर नहीं मिल रहा है और पत्नी को लेके आना है। तो मैं बोला क्या हुआ?
तो मुस्लिम है तो कैसे घर मिल जाएगा। मैं बोला यार ये बात है, कुत्ता भी है क्या आपके पास? कहते नहीं साहब, हम हैं, हमारी पत्नी है और कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा बढ़िया घर मिल जाए, 1 BHK हो या 2 BHK, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, करे 1 महीना हो गया। 1 महीना कितना परेशानी होती है। आप जाते हैं अपने देश में हैं और कोई बोलता है कि भाई हम महीनों तक, और मैं मतलब इंसिस्ट करता था कि एग्रीमेंट जो है मैं और सफीना साथ में साइन करेंगे, ये भी लोगों को पता चले। क्योंकि मेरा नाम देख के ना, क्योंकि कई बार ब्रोकर कहता सर आप जाइए मिलने, कि मैं हिंदू हूँ। तो मैं इंसिस्ट करता था कि मेरी पत्नी भी आएगी। बोला सर वो बोला मैं ये क्यों छुपाऊं कि मेरी पत्नी जो है या मेरी लिविंग पार्टनर जो है वो मुसलमान है। तो वो मतलब बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जैसे वो हम जाते थे, आधे से ज्यादा जगह में हम रिजेक्ट हो जाते थे और रीजन कुछ और ही देते थे, कोई और आ गया, किसी और को दे दिया, ये बहुत होता था। सामने से किसी ने कहा, कोई ऑनर ने? मुझे याद नहीं है वो ऐसा कहानी, वो मुझे देख के मतलब कम कहते थे लोग। तो मैं लड़ाकू पहले से हूँ थोड़ा सा, तो अगर किसी ने डायरेक्टली कह दिया होता तो मैं मतलब कन्फ्रंट कर लेता, और अच्छे से नहीं करता कन्फ्रंट उस चीज को। तो बंबई भी ना शहर जो है टुकड़ों में बटा है। तो एक टुकड़ा है शहर का जो नया शहर है, वो नया शहर ना नया भारत जैसा है, जिसमें मतलब सब ये सारे डिविजन्स जो है बहुत अपेरेंट हो गए हैं, बहुत बड़े हैं। ये जहाँ ये ऑफिस है और जहाँ मेरा घर है, यहाँ पर मतलब किसी को पड़ी नहीं है। तो ये नया भारत में नहीं आता है? नहीं, ये आप देखिए ना बाहर, आप जब अंदर आते हो तो क्या दिखता है आपको? एक पुराना छोटा सा शहर, गांव जैसा दिखता है। और ये मतलब बंबई का असली स्पिरिट है। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ सीधा जाएंगे तो पता नहीं, मतलब ईद भी सेलिब्रेट होती है, क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है और दिवाली भी। सब दो छोटे छोटे चर्च है, वहाँ आगे मॉस्क है, और मैं प्रॉपर्टीज में मतलब मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यादातर वो ओनर्स है, और बहुत ही इंक्लूसिव है। मतलब कोई पूछता नहीं है पेट्स है, इनफैक्ट पूछते हैं कि पेट्स है तो आप घबरा के कहते हो कि हाँ अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लोग उसको ना एक वर्च्यू मानते हैं उस चीज को। आपका मल्टी लिंगुअल मल्टी कम्युनिटी होना, वो उसको वर्च्यू मानते हैं। तो वो मतलब ना ये बहुत ही एक छोटा सा एक जो है जहां पर जिस हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ था ना, वो हिंदुस्तान ऐसे छोटे छोटे कस्बों में जिंदा है। वो मतलब अभी तक वो डिजीज जो है ना, पैंडेमिक यहां नहीं आया है। वो राष्ट्रवादी जिसको नाम दे दिया है कि हम राष्ट्रवादी है, लेकिन ऐसे राष्ट्रवादी जो ऐसे यहां रहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है आपके लिए? मेरे राष्ट्रवाद है राष्ट्र के लिए प्रेम, उसमें रहने वाले हर इंसान के लिए प्रेम, उसमें रहने वाले हर इंसान की डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेम, वो राष्ट्रवाद है। क्या आपको कभी लगता है कि अभी भारत में आप पर या देश पर राष्ट्रवाद थोपने की कोशिश हो रही है? राष्ट्रवाद नहीं, एक राष्ट्रवाद का ब्रांड जो है, राष्ट्रवाद का डेफिनेशन, जैसे हिस्ट्री बदलने की कोशिश चल रही है, वैसे राष्ट्रवाद को एक नया जामा पहनाया जा रहा है। तो उसमें ना कई चीजें मतलब फिर आ जाती है, और उसको जिस चीज का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको सनातन धर्म बोल देते हैं कि हम सनातनी है। भाई आपको पता है सनातन धर्म क्या होता है? नहीं पता है, आपने मतलब उसको कोऑप्ट कर लिया। जो भी चीज उनको लगता है उसको इस्तेमाल करके हम लोगों में बंटवारा कर पाए, उसको मतलब उसको आपने एक अम्ब्रेला में डाल दिया, उसको राष्ट्रवाद बोल दिया आपने। लेजिटिमाइज करने वाली बात है कि आपने किसी का खून को लेजिटिमाइज किया ये कह के कि भाई हमने कि विजिलेंट जस्टिस, तो मर्डर होता है, एक जान लेना होता है। तो वही बात है, बंटवारा करना होता है, उसको मतलब अलग अलग नाम मत दिया करो। तो ये मतलब है, मतलब वो मेरा अपना एक गुस्सा है पॉलिटिक्स, और कि वो
सेक्युलर भी मतलब जो शब्द है उसकी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब मैंने शाहिद बनाई थी तब मुझे सेक्युलरिज्म से नाराजगी थी, क्योंकि सेक्युलरिज्म वो सेक्युलरिज्म नहीं था जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने शायद सोचा था। आपसे या आपकी फिल्मों से या आपके विचारों से नफरत करने वाले लोग या फिर उसे नापसंद करने वाले लोग, मुझे नहीं लगता है कि आपकी फिल्में देखते भी होंगे। देखते हैं, सब देखते हैं, सब देखते हैं। मैं समझता हूं कि सबको सबका काम देखना चाहिए, देखने से कम खुद को रोकना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ वो आज़ादी है। आपको लगता है ये बुरा फिल्म मेकर है, मैं अच्छी फिल्म देखूंगा, फिर वो उसमें जो भी एजेंडा है आपका, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ भाई। अमेरिकन पॉलिटिक्स में मैं मतलब रिपब्लिकन से भले ही डिसएग्री करता हूँ, लेकिन क्लिंट ईस्टवुड रिपब्लिकन है, उसकी फिल्मों में एक रिपब्लिकन एजेंडा होता है, लेकिन उसकी फिल्में अच्छी होती है। मैं उसकी फिल्में देखने जाता हूँ। मैं थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जा रहा हूँ यार। तकलीफ ये है कि आपने इन चीजों को बहुत फालतू में इन चीजों को कंबाइन कर दिया। भाई मैंने शाहिद जब मैं कहने निकला था तो उसमें मेरा अपना एक एंगस्ट, मेरा एक अपना एक डिसअपॉइंटमेंट था हमारे देश से, जिसको मैं पेश कर रहा था। वो एक तबके ने कहा कि ये हमारे लिए बना है, एक तबके ने कहा नहीं ये एंटी नेशनल है। तो ये कन्वीनियंट लोगों ने बना दिया। मैंने ना उसके लिए ना इसके लिए बनाया था। मैंने बनाई थी फिल्म क्योंकि मुझे एक कहानी कहनी थी, और वो जेन्युइन कहानी थी। और वही हुआ। देखिए जेन्युइन कहानी जब होती है ना तो उसके सबसे बड़े जो सपोर्टर थे वो, उनको मतलब आज लोग कहते हैं कि अरे वो प्रोपेगेंडिस्ट थे ऐसे, लेकिन वो बहुत जेन्युइन सपोर्टर थे। मतलब विवेक और पल्लवी उसके बहुत अर्ली प्रीव्यूज में आए थे और खूब मेरे से बात की उन्होंने फिल्म के बारे में। फिर पल्लवी को मैंने कहा था कि वो अंत में जो लॉयर है शालिनी वत्सा ने जो प्ले किया है, मैं चाहता था कि तुम करो। तो बोला क्यों नहीं कहा, मुझे करना था। तो हम तभी एक दूसरे को ये नहीं देख रहे थे कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी हमारी एक ही है, कहानी और सिनेमा, डायरेक्शन, एक्टिंग, जो हम क्राफ्ट हमारा है वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और वही स्पिरिट वही था। पल्लवी ने कहा मुझे करना था। अशोक पंडित मतलब सबसे बड़ा सपोर्टर था उस फिल्म का। तो मतलब वो कब ये सारी चीजें खराब हुई मुझे नहीं पता है। कब ये लोग एक दूसरे को इस नजरिए से देखने लगे, कब हुआ, कैसे हुआ, इतना जल्दी कैसे हुआ, ये मतलब मैं आज भी मैं सोचता नहीं उसके बारे में, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मेरा ही काम रोक देगी। लेकिन हाँ वो है। मैं इस पे आऊंगा। हाँ आपका पारिवारिक जुड़ाव राजनीति से रहा है, शुरू में भी सिनेमा से भी रहा है? बिल्कुल नहीं। वो मतलब मेरा परिवार एक्चुअली राजनीति से भागता था। मैं शायद तभी 6-7 साल का था जब इमरजेंसी लगी थी यहाँ। तो तभी मुझे याद है कि घर पे ना कहते थे कि नाम मत लो भैया, यहाँ घर पे पहुंच जाएंगे लोग। वो इतना डरते थे वो लोग। तो मेरी इतनी कोई राजनीति से जुड़ाव नहीं था। हाँ ये जरूर था 2014 में जब मोदी जी आए तब मेरे पिताजी बड़े खुश थे कि गुजराती प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि वो बीजेपी से थे, आरएसएस का उनसे कोई वो था, आइडियोलॉजी क्या थी। मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा सुना या मेरे टीम में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ सवाल भेजे। इतनी देर बाद अब मैंने अभी इधर देखा है कि क्या है, तो देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि आप राजीव गांधी के साथ आइसक्रीम खाते थे। मैं मतलब मेरे पिताजी के दोस्त थे वो, और उनकी दोस्ती वही एपॉलिटिकल दोस्ती थी। वो प्रधानमंत्री के बेटे से दोस्ती मतलब? हाँ मतलब बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे स्वीट वो अंकल थे। अब छोटे छोटे थे सब। तो वो पायलट थे, को पायलट थे इंडियन एयरलाइंस में। और मेरे फादर जो है वो स्टीरियो सिस्टम के पैनल्स बेचते थे। ओके। एनोडाइज्ड पैनल होते हैं, मेटल पैनल्स जो। तो उनको कस्टमाइज, उनको बड़ा शौक था साउंड सिस्टम और सबका। तो उनके
फ्रेंड थे राजीव जी के, जो स्टीरियो सिस्टम बनाते थे बम्बई में, कॉस्मिक रेडियो करके, बहुत अच्छे एनालॉग स्टीरियो सिस्टम्स बनाते थे। तो और उनके पैनल्स जो थे, जो लेबल्स जो लगते थे, वो पैनल्स मेरे फादर मैन्युफैक्चर करते थे, वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे वो। तो उस चक्कर में राजीव गांधी को कस्टमाइज करवाने थे अपने सिस्टम के लिए, शौकीन थे। तो मेरे फादर से मिलने गए और उनकी दोस्ती हो गई। मैं आपको कहा ना, मेरे फादर का यही एक कमाल था कि जिसको भी मिलते थे उसके दोस्त बन जाते थे, उसको कुछ भी बेच देते थे। तो वो राजीव गांधी से दोस्ती हो गई उनकी इस बात पे, वो पैनल्स पे तो दोस्ती हो गई। फिर वो मिलने लगे, बहुत राजीव को अच्छा लगता था उनको मिलके। और हम कई बार बच्चे चले जाते थे और वो रात को फिर आइसक्रीम खाने ले जाते थे, गोकुल आइसक्रीम। तो वो यहाँ पर ना सीताफल आइसक्रीम बहुत पॉपुलर था, और फ्रेश सीता फ्लेवर नहीं था, सीताफल असली, मतलब वो जिसको आप क्या बोलते हो, सीताफल को शरीफा भी कहते हैं। शरीफा, हाँ, शरीफा फ्रेश मिलता था, मतलब मुंह में एकदम शरीफा का टेस्ट आता था। तो उनको बहुत पसंद था। तो वहाँ जाते थे खाने, और मतलब लिटरली हम लोग को, बच्चों को बोलते थे कि वो ऑर्डर करते थे गोकुल में कि इनके लिए एक एक सारे फ्लेवर का एक एक दे दो उनको। हम थक जाते थे उतना आइसक्रीम खाते थे। तो एक्साइटमेंट बड़ा रहता था कि भाई हमें वो राजीव गांधी जब आते थे ना, एक्साइटमेंट रहता था कि आइसक्रीम खाने मिलेगा बहुत। वो खुद भी ले जाते थे गोकुल आइसक्रीम, उनके लिए वो खास पैक करके जाता था, वो फ्लाइट में ले जाते थे अपने साथ। तब ये सब रिस्ट्रिक्शन थोड़ी होते थे कि ये लिक्विड मत लो, ये मत लेके जाओ, कुछ नहीं, मतलब उठा के लेके गए। सिंपलर टाइम्स, इजियर टाइम्स। कैसे लगे आपको जब आप मिले बचपन में? खैर बहुत छोटा था, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट, मतलब वो स्माइल जो थी ना, बड़ी सुंदर थी उनकी। उसके बाद उनके परिवार के किन्हीं लोगों से मुलाकात, बातचीत? मेरी कभी नहीं हुई। हम बहुत छोटे थे, और शायद राहुल मुझसे भी छोटा था, कुछ 1-2 साल छोटा राहुल था मुझसे। तो कभी वो इंटरेक्शन परिवार से हुई नहीं थी। हम लोग जाते थे, वो लोग सब साथ में मिलते थे। बॉयज गैंग था, मेरे फादर, वो मनु अंकल करके थे, वो सारे। फिर वो जब प्रधानमंत्री बने तब मेरे फादर ज्यादा टच में नहीं थे। बीच बीच में वो एक बार एयरपोर्ट पे, मतलब मेरे फादर उनको देखा, वो आ रहे थे अपने एंटोरेज के साथ, फादर ने देखा तो साइड पर हो गए। तो मुझे याद है मेरे फादर बोले कि एयरपोर्ट पे मैं साइड पे हो गया, तो राजीव जी ने उनको नोटिस किया, उनको बुला रहे, दीपक ऐसे करके बुलाया, और साथ में तो लोग भी देखते रह गए कि अच्छा ये कौन है, क्राउड में से बुला लिया उनको, जिनको प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। हाँ, जिनको प्रधानमंत्री बोले, साइड पे लेके गए, साथ में वॉक किया उन्होंने। तो बीच बीच में उनका टच रहता था। उनको शायद कुछ ऑफर भी किया था गवर्नमेंट पोस्टिंग, ये मेरे फादर का था, मतलब बोला कि दोस्ती है जिसके साथ, कहाँ नौकरी करूंगा। गवर्नमेंट जॉब से घबराते थे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, फंस जाएगा आदमी। हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब का एक अलग एक स्टिग्मा था, एक प्राइड भी था, स्टिग्मा भी था। मेरी फैमिली में स्टिग्मा था कि हम लोग प्राइवेट जॉब्स करने वाले लोग थे। तो मेरी मदर की फैमिली पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब में थी। तो शायद इसकी वजह से भी मेरे फादर को थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से एलर्जी था, कि वो गवर्नमेंट जॉब में एम्बिशन नहीं होता है, लोग कुछ नहीं, रोज जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आए थे? सच नहीं गए? नहीं, मुझे बुलाया नहीं। अच्छा, मुझे बुलाया नहीं। मैं, क्योंकि देखिए मैं, पर कई लोग तो सामने से शामिल हो रहे थे। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे ना बुलाया, ना मैं शामिल हुआ। मैं कुछ शायद शूटिंग कर रहा था तभी। और मैं ना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं हटता हूँ, और वो मतलब मैं अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं होता है। मुझे अपना एज ए सिटीजन जो मुझे लगता है, मैं कहता हूँ कि मुझे दुख था कि हमारे देश में कम से कम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो रहे, वो नहीं था। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने आप को, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बिखर गया था, उस बात पे मैंने मतलब बहुत क्रिटिकल चीजें लिखी थी, जिसको लेकर मुझे उन्होंने भी ट्रोल किया। मैंने कहा भाई, मैं कि अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होकर आपके बारे में कहूँ कि भाई ठीक कर लो चीजों को, तो मतलब मैं आपका दुश्मन कैसे बन गया? सही बात है। लेकिन यही है, मतलब ये आज की डेट में कोई वो सुनना नहीं चाहता। कोई क्रिटिसिज्म को लेकर इतना ज्यादा लोग हाइपर सेंसिटिव हो गए, और शायद वो हम तक पहुंचा है। मैं भी कई बार अपने आप को पाता हूँ क्रिटिसिज्म को लेकर ना हाइपर सेंसिटिव होते हुए।
आपको कभी फील होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते करते कभी ऐसा लगा हो कि यार ये तो ट्रोल जैसा लग रहा है, मैं ट्रोल हो रहा हूँ, मैं ट्रोल बन रहा हूँ? हाँ। मैंने कोशिश की है ना करने की। मैंने ज्यादातर मतलब करता हूँ ट्रोल्स को ही ट्रोल करता हूँ। हम्म। जो ट्रोल्स है उनको ट्रोल करता हूँ, मजे लेता हूँ उनके। अच्छा, ट्वीट करने के लिए आपके पास मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत टाइम रहता है। टाइम बहुत रहता है सब, मतलब मुझे लोग कहते हैं बहुत टाइम है आपके, टाइम रहता है भैया। ओपिनियन के लिए कहाँ वक्त चाहिए होता है। मैं देखता हूँ इन बिटवीन शूट भी आप मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ लगा तो मैं कर देता हूँ। हम्म। मुझे कई बार लोग बोलते हैं भैया अपना ट्रिगर मतलब रोक दो, ट्रिगर हैप्पी हो तुम, ट्विटर हैप्पी हो। लेकिन वो ठीक है, मैं मतलब अपनी बात कह देता हूँ, जो मन में आता है मैं कह देता हूँ। और मतलब मेरा एक्चुअली कोई पक्षपात नहीं है, कोई सही कर रहा हो तो मैं बोल देता हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व में नहीं मानता हूँ। एथिस्ट है आप? एथिस्ट नहीं, हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। लेकिन हिंदुत्व जो एक एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी देश में, मतलब जो एक आइडिया है, एक आइडिया ऑफ इंडिया एज अ हिंदुत्व नेशन, उस चीज से मैं नहीं एग्री करता हूँ। समझ गया था, मैं बचा रहा था आप एलिब्रेट करते हैं। नहीं, मैं एग्री नहीं करता तो बात है। और मतलब उसमें उस सोच की वजह से मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। उस सोच की वजह से मतलब मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं इस डेमोक्रेसी का, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक क्रिटिकल हिस्सा हूँ कि मैं अपनी बात कहता हूँ खुलेआम। और मैं आज भी मानता हूँ कि डेमोक्रेसी है, मैं क्योंकि मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि कई लोग ना बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और बहुत जल्द जजमेंट पे आ जाते हैं, अरे हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। भाई ये नहीं, मतलब तानाशाही लीडरशिप, जब तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और सिटीजनरी में वो जो अंतर रहेगा, तब तक वो एक थोड़ा सा मतलब आपको अथॉरिटेरियन फीलिंग आएगी ही आएगी। क्योंकि वो हर एस्टेब्लिशमेंट अपना अपनी एक अथॉरिटी लेकर आएगी, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अथॉरिटी, और उनको लागू करने का तरीका लाएगी। नहीं तो पावर कैसे मिलेगा उनको? और हो सकता है कि वो किसी के रिजिम में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, किसी में थोड़ा कम हो। तो वो मतलब वो, और मैं मानता हूँ कि मैं सचमुच मानता हूँ कि मैं अभी भी एक बहुत ही फ्री नेशन में रहता हूँ। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत, मैं ये तकलीफें कहाँ पहले भी थी। साल 2000 में जब मैंने दिल पे मत ले यार बनाई थी, इतने कट्स मांगे थे सेंसर बोर्ड ने, इतना कुछ काटने कहा था कि ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। वो सब तभी भी चल रहा था, तब भी यही सरकार थी। तब भी शायद यही सरकार थी। तब तो मुझे ये भी नहीं पड़ी थी कि हाँ वाजपेयी जी की सरकार थी, मतलब तभी तो ये भी नहीं होता था कि भाई सरकार किसकी है। लेकिन वो तभी भी था, ये सारी चीजें थी। उससे पहले भी जब मैंने पहली फिल्म बनाई तब कांग्रेस की सरकार थी। शाहिद जब बनाई तब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, उस समय एक ये भी था कि मतलब आई थिंक जब राजीव जी की हत्या हुई, उसके बाद से लेकर के 2000 तक गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं रहे। बहुत सारे लोग आए, बदले गए, और कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। बहुत ज़्यादा पार्टियों के साथ सरकार चल रहा है, तो लोग उतना ध्यान भी नहीं देते थे कि भाई कैसी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं किया जाता था। परेशानी की बात नहीं, बात यह है कि हम एक्सेस टू मीडिया क्या था, जो न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता था वो ज़्यादा राजनीति की बातें करता था, हाँ, इकोनॉमी की बातें करता था। वो टीवी तो डिपेंडेंट था नहीं। डिपेंडेंट था कि आप क्या क्या न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करते हो। तो मैं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, और फर्ज कीजिए जो गुजराती घर से हो तो गुजरात समाचार या मुंबई समाचार, गुजराती पेपर मैंने मंगाया, और हर हफ्ते फिल्म फेयर मंगा ली। तो मेरा गॉसिप फिल्म फेयर से आया, फिल्म फेयर से आ रहा है, स्टारडस्ट से आ रहा है, या सिनेब्लिट्स से आ रहा है। तो उसमें मतलब आप मेरे लेवल, मुझे किस तरह का गॉसिप चाहिए वो मुझे समझ में आता है, कितना स्पेक्युलेटिव। ट्रू। वही चीज है कि मैं
क्या मैं टाइम्स ऑफ इंडिया लेता था या इंडियन एक्सप्रेस लेता था या ब्लिट्ज लेता था? तो वो सीमित था पढ़ने और लिखने वाले लोगों के अंदर। अब जाके मतलब एक्सेस जहां जाओ वहां मतलब आपको दूर हटना पड़ता है उन इमेजेस से। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, एक्स पे जाओ, कहीं भी जाओ, टीवी पर न्यूज इंडिपेंडेंट हो गया है, यूट्यूब पर हर जगह न्यूज ही न्यूज है, ओपिनियंस ही ओपिनियंस है। तो आप उसे दूर नहीं रह सकते हो क्योंकि आप उस एक रेवोल्यूशन में जी रहे हो, वो जो मतलब एक इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो जो है उसके अंदर आप जी रहे हो। फिल्टर कैसे करते हैं अभी फिल्टर नहीं होता है, मतलब फिल्टर मैं अपने आप कर पाता हूँ क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग हो रहा है, क्योंकि मैं इन चीजों से मैंने इसको आते हुए देखा, उसका मैं हिस्सा भी बना, लेकिन ये जानते हुए कि मैं मतलब उस टाइम का भी हिस्सा था जहां ये सब नहीं था। तो वो बैलेंस रहता है आपके, उतना बैलेंस रहता है आपके अंदर। तो जिस तरीके से अभी जो नया जनरेशन है उनको तो दूसरा कुछ पता ही नहीं है। आप उनको कुछ भी कहो तो वो मतलब वो सोचते भी नहीं है कि ये कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, वो सारा मतलब सर्च में ही मिलता है। लेकिन आप अकेले के लिए चिंतित नहीं दिखाई देते हैं ना, आप सामूहिक तौर पर एक देश की चिंता करते हैं, किसी घटना पर अपने विचार रखते हैं। हो सकता है कि वो अपने परिवार, अपने समाज, सबके लिए है। इस कंडीशन में जो ये पिछले 10-12 सालों से, आप 15 साल ले लीजिए कि 15 सालों से जो इंटरनेट का एकदम से उभार हुआ, सोशल मीडिया आए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, लोगों के पास सस्ते फोन और डेटा आने शुरू हो गए। अब मैं बिहार के गोपालगंज में मेरी पैदाइश हुई है, परवरिश मेरी लुधियाना पंजाब में है। तो शुरू से ही कभी बिहार का वो नहीं रहा, परिप्रेक्ष्य नहीं रहा। घर परिवार में जिसने कभी भोजपुरी बोल दी तो ठीक है, अन्यथा स्कूल में जा रहे हैं तो पंजाबी और हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही ताल्लुकात बने। पर अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो इलेक्शन है तो संस्थाएं क्या कहती हैं कि अरे तुम तो बिहार से हो, चले जाओ। आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। तो जब मैं गया और मैं बहुत पिछड़े इलाकों में गया तो वहां भी मैंने देखा कि सड़कें नहीं गई हैं पर फोन है। फोन में वो चैट जीपीटी अभी के हिसाब से, नहीं तो पहले कुछ राइटर्स रख के नए तरह के हिस्ट्री को, नए तरीके की कहानियों को बनाकर उन तक पहुंचाया जा रहा है और वो लोग पहुंच के समझ के आपसे वो डिस्कस भी कर रहे हैं। यदि मैं माइक पे उनसे उनके हालात पूछूं, उनके गांव की स्थिति पूछूं, रोड की बात करूं, तो मुझसे डायरेक्टली कह देता है कि अरे ये तो बन ही जाएगा, आप काहे इसकी चिंता कर रहे हैं। इस समय देखिए कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अगर ये देखना हो कि हम कंटेंट का चुनाव कैसे करें जो हमें कंज्यूम करना है, तो फिर कैसे होगा? मेरे ख्याल से अब हम चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो हम खुद प्रोग्राम हो गए। आज हम इन सब चीजों को देखने के लिए प्रोग्राम हो गए और मतलब जो एक्चुअली दिमाग बहुत फास्ट, बहुत तेज चलने लगा है, अटेंशन स्पैन कम है, इसलिए मतलब आप देखोगे माइक्रो ड्रामाज आने लगे, वर्टिकल फॉर्मेट, माइक्रो ड्रामाज, अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। और इतना कम हो गया मतलब लोग लिखना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि चैट जीपीटी आपके लिए लिख लेता है। लोगों ने मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपको परप्लेक्सिटी उसका जवाब दे देती है। गूगल जेमिनी आपको जवाब दे देता है, वीडियोस बना देता है छोटे से। तो ये सारी चीजें आ गई है ना, तो लोगों ने मतलब सोचना कम कर दिया। लोग मतलब अब इन चीजों से ये चीजें ना ऐसे हो गई जैसे मैं घड़ी पहनता, मतलब हम बड़े हुए घड़ी पहनते हुए, अब मतलब ये घड़ी जैसे हो गए कि समय देखने जैसा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन जो आपको फीड किया जा रहा है वो सब मतलब इस घड़ी में है, वो सब आपके पास आ रहा है। तो आप सिर्फ समय नहीं देख रहे हो, अभी आपकी घड़ी देखिए, क्योंकि घड़ी पे बहुत कुछ है। तो ये बदलाव यही है, मतलब यही चेंज है। और मतलब इसलिए आप प्रोग्राम हो रहे हो वही देखने के लिए, जो मतलब न्यूज फीड आपको वही आ रही है बार बार।
तो आप क्या करोगे? आप कैसे डिसाइड करोगे इजराइल सही है या पैलेस्टीन सही है? जब आपको आपके पास इंफॉर्मेशन एक ही तरीके का आ रहा है और आप उसी को देखे जा रहे हो, तो आप मतलब वो प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी, आप प्रोग्राम हो रहे हो। मतलब 25-30 साल में लोग पूरी तरह से मतलब वो एक प्रोग्राम्ड इंडिविजुअल ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हमारा ब्रेन उसी वो न्यूरल नेटवर्क की तरह ही चलेगा। मैं कल विवेक अग्निहोत्री जी से बात कर रहा था, तो एक जगह आई, ऐसी बातचीत कुछ ऊपर नीचे हुए, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि जिस तरीके के कंटेंट या इन्फॉर्मेशन हमें फीड किया जा रहा है, या मैं जिन इतिहास की किताबों को या फिर जिन कहानियों को पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो एकदम से बदल दी गई हैं। तो इस पहलू में अगर मेरी ये चिंता होती है कि कल अगर मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, या फिर जो भी फ्यूचर के जो लोग आएंगे, वो आके एक नई तरह की कहानी पढ़ेंगे और आपसे आके डिस्कस करेंगे। वो पढ़ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपसे डिस्कस करेंगे ना, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे उनके साथ कि नहीं यार ये नहीं है, गलत पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, इस तरीके की चीजें हैं। आपने कभी इस पे कोई विचार किया? क्योंकि वो कह रहे थे कि यार हिस्ट्री तो कभी भी सत्य नहीं लिखी गई है। अब कहाँ कौन सी सत्य लिखी जा रही है? तो मतलब मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इतना पेसिमिस्ट नहीं हूँ इन चीज़ों को लेकर। मैं सोचता हूँ कि इन चीज़ों को भी एम्ब्रेस करके एक नया मतलब एक नया इंसान बन रहा है अभी, और वो अच्छा है, एक पॉजिटिव आउटकम है कि हम मतलब इंफॉर्मेशन के चक्कर में, नॉलेज के चक्कर में हम मतलब ना यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अब नॉलेज है आपके पास, अब उस नॉलेज का इस्तेमाल जो है वो आपके हाथ में। तो इंसान फिर भी मतलब वो और बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि वो नॉलेज आपके हाथ में है, यहाँ है। तो जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े प्यार से अपना लिया है कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें मैं अपनी बात आर्टिकुलेट करना चाहता हूँ, मैं अगर एआई में जाता हूँ, बोले इसको ठीक से कह दो ना, मेरे तरीके से, लेकिन ठीक से कह दो ये बातें को। ये करते हैं हम, कई बार करता हूँ, तो अच्छे से कह देता है, तो मैं क्यों उस चीज को कहूँ नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत है। इसमें गलत क्या है? मैं उसको सही मानता हूँ। मैं बोला अगर मैं अपनी बात स्पष्टता के साथ आपके सामने पेश कर पाऊंगा लिखित रूप में, तो आज नहीं 25 साल बाद लोग स्पष्टता के साथ उसको पढ़ पाएंगे। मैं एम्बिगियस गोल कुछ बात कह दूं, लोग समझेंगे नहीं, कोई उसका अलग मायने ले लेंगे। कई बार हुआ है, मैंने कुछ कहा है, उसके मायने अलग लिए गए और उसको मैं एक्सप्लेन करते करते थक गया, क्योंकि ये इस युग का ये भी एक है कि आपने एक स्टेटमेंट किया, आपने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन जब तक दिया तब तक आप इतने ट्रोल हो गए कि वो स्टेटमेंट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो बड़ा मतलब, तो वो ना इतने कम अटेंशन स्पैन और जिस एक शेल्फ लाइफ कि आपके स्टेटमेंट का भी शेल्फ लाइफ इतना ही रहता है, तो अगर मैं वो स्टेटमेंट स्पष्टता के साथ अपनी बात कह पाऊंगा उतने समय में आपके ही अटेंशन स्पैन को फीड करते हुए, तो क्यों ना मैं एआई का इस्तेमाल करूं। जैसे मतलब कई पॉइंटलेस चीजों को हम लोग को ना कई बार डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, पॉइंटलेस डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं और वो मेरे काम को एफिशिएंट करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई कहता है कैरेक्टर लिस्ट दे दो तो हम कास्टिंग करेंगे, अब कोई बैठ के लिस्ट बना रहा है या फाइनल ड्राफ्ट में बैठ के निकाल रहा है, देख रहा है स्पेलिंग, मतलब अगर मेरे लिए चैट जीपीटी ये कुछ 5 सेकंड में कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। मैं क्यों मतलब 3 घंटे बर्बाद करूं मेरे या किसी और के। सही बात है। तो मैं जो उसका आउटपुट है उसको लेकर मैं बेहतर कास्टिंग करूं, मैं कैरेक्टर्स पे ज्यादा काम करूं, ना कि कैरेक्टर की लिस्ट पर काम करूं। तो मैं समझता हूं कि ये मतलब वो एक जो डार्क पिक्चर हम पेंट कर रहे हैं ना, वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग दौर है जिसमें हम घुस रहे हैं। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। तो मैं अभी मेरे शो के लिए गांधी जी पर जो शो बन रहा है मेरा, तो उसमें ए आर रहमान का म्यूजिक है। तो हम लोग अक्सर जब मिलते हैं ना, तो पहले एक 1.5 घंटे हम लोग
AI और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मुझे भी बड़ा टेक्नोलॉजी का शौक है, उन्हें तो है ही, वो सब जाहिर उनके काम से सीधे हाँ, निकाल सब रहे हैं चीज- तो मतलब टेक्नोलॉजी की इतनी बातें करते हैं ना, इतना मजा आता है हमको बात करने में। और मतलब मुझे ये लगता है कि यार कोई भी चीज अगर मुझे, आपने कभी सोचा था कि आपके टीवी पर आपको जो चाहिए वो देखने मिल जाएगा ऐसे मेन्यू में जाके? हमने नहीं सोचा था 20 साल पहले, 25 साल पहले। स्ट्रीमिंग जिस तरह से आज आपके घर तक पहुंचा है, और जिस तरह की कहानियां हम देख रहे हैं, और जिस तरह की कहानियां मैं कह पा रहा हूँ, वो पॉसिबल था, मुझे नहीं पता था। आज मैं कर पा रहा हूँ वो। तो कई बार ये लगता था, मेरी मतलब शाहिद के बाद भी कई बार लगता था कि ये मैं कहानियां कब तक कह पाऊंगा। अब लगता है कि नहीं, मैं कह पाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। और वो उसमें नई नई चीजें होते जा रही है। वो माइक्रो ड्रामा शुरू है, मुझे सब कह रहे हैं यार मतलब माइक्रो ड्रामा आ गया, 1 मिनट में कहानी कह रहे, देखो। तो बोला अच्छा है, तो मैंने अभी मतलब शुरू किया है, थिंक टैंक शुरू किया है, हम माइक्रो ड्रामा में कैसे जाए, कैसे बनाए, अच्छे बनाए। हम क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, हम उसको अच्छा करने में वक्त नहीं बिताते। जैसे सरकार आई है, आप सरकार को क्रिटिसाइज करने में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन सरकार को कोई अच्छा करने की मदद करने में आप कितना समय बिताते हो? नहीं, क्योंकि आपको कहा गया है कि उनको क्रिटिसाइज करना है। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि भाई अगर कुछ मुझे अच्छा लगे तो मैं उसमें मतलब पूरी तरह से मदद करूं। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी अच्छे कारण से, तो उस चीज में मैं जुड़ जाऊं, मैं उसकी कोशिश करता हूं जितना मैं कर सकता हूं। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिर चीजें रखता हूँ इसमें। आपने ओमरेटा बनाई, आपने शाहिद बनाई, स्कैम 1992 बनाई। ओमरेटा को भी लेकर के बहुत सारे लोग नाराज थे आपसे, कम से कम एक सोच के लोग। तो वो तो मतलब एक अलग ही, ओमरेटा और फराज, ये दोनों फिल्म को लेकर मेरी निंदा दोनों जगह से हुई। एक ग्रुप है लोगों का जो एक साइलो में रहते हैं। वो आपके सिनेमा के ग्रुप की बात कर रहे हैं? सिनेमा के अंदर सिनेमा से जुड़े हुए क्रिटिक्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअली इवॉल्व लोग हैं। वो मतलब कहते हैं कि अरे इस वक्त तुमने मुसलमानों पे कहानी ऐसी क्यों बनाई? मैंने बोला ये कहानी है, आपने उसको रंग दे दिया, धर्म का आपने रंग दे दिया। आप कहानी क्या कहने की कोशिश करिए, तो सोच क्या कर रहा हूं उस फिल्म के जरिए। तो मतलब जो फराज है उसकी निंदा यहाँ एक तबके के लोगों ने की, और बांग्लादेश में बैन हो गई। जहां की कहानी है वहां बैन हो गई। तो दोनों जगह वहां की गवर्नमेंट ने मतलब मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश की। कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है वहां। यहां पर 1.5 साल के ऊपर फिल्म अटकी रही हाई कोर्ट्स में, तो वो चलता रहा। ओमेटा में भी वही हुआ। तो मुझे उसमें आज भी आतंकवादी के जीवन पे फिल्म बना रहे हैं आप। हमें, मुझे लगता है कि जरूरी है हमें हर पहलू को जानना, हर पहलू के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है ना, कि अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कि लोग सिर्फ जाके गांव में टॉयलेट ही बना रहे हैं, या टॉयलेट में पानी आ रहा है या नहीं, वो देखना जरूरी है? मुझे बताइए, दोनों चीजें जरूरी है ना। तो अगर कोई टॉयलेट पर कहानी बनाता है, तो मैं पानी पर बनाना चाहता हूं कि पानी कहां से आएगा। उसी तरह से अगर आप बना रहे हो फिल्म जो कहता है कि भाई टेररिज्म को खत्म कर देंगे, हम घुस के घर में घुस के मारेंगे, तो मैं आप किसको मार रहे हैं, जिसको मार रहे हो उसकी भी कहानी में कहूँ आपको कि वो कौन है, वो कैसे बनता है। मतलब इंसानी है ना, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इंसान है। लेकिन एक इंसान जिसको आप एक हैवान के रूप में देखते हो, वो कैसे बनता है, क्या है वो, उसका दिमाग। हम अगर अपने, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, आई थिंक हमें होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। तो मुझे कहानी फैसिनेट कर गई कि कितना एजुकेटेड बंदा, लंदन में रहने वाला, वो कैसे इतना मतलब क्रिमिनल हो सकता है। हाँ, इतना क्रिमिनल माइंड, इतना कोल्ड ब्लडेड माइंड कैसे हो सकता है। तो वो एक्सप्लोरेशन था।
तो मतलब मेरे पीछे उसमें पाकिस्तान के लिबरल्स जो है वो पीछे लग गए। जो वही लोग जो मतलब अलीगढ़ को उतने ही प्यार से देखते थे और अलीगढ़ को सेलिब्रेट उन्होंने किया मेरे साथ, क्योंकि वो लोग बहुत खुद को बहुत लिबरल समझते हैं। उन्होंने ये भी मैं, और ये तो अब की बात है, वो बड़े मतलब गुस्से से कि आप हिंदुस्तान में रहते हो इसलिए आप मुसलमानों पे फिल्म बना सकते हो, पाकिस्तान में होते तो देख लेते। तो बोले पाकिस्तान में आप बनाओ ना हिंदू, आप ढूंढो कोई हिंदू टेररिस्ट और बनाओ उसके, क्यों नहीं बनाते हो? पर फिर जिस तरीके की कहानियां आप चुनाव कर रहे हैं और उसमें फिर सेंसर का भी एक बड़ा रोल होगा, सरकारी दबाव भी बहुत बड़ा होगा। मुझ पर आज तक, मैं आपको मतलब स्पष्ट करना चाहता हूँ, हाँ, मुझे ना कभी सरकार का दबाव आया है मेरे ऊपर, ना ही मुझ पर सेंसर्स का इतना बड़ा दबाव आया है। मेरी फिल्में बैन नहीं हुई है, ना ही मुझ पर सरकार का दबाव आया है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे काम में एक बेसिक इंटेंशन बहुत क्लियर रहता है। मैं कहानी कहने की कोशिश करता हूँ, मैं कहानियों के जरिए इस दुनिया में हम जी रहे हैं ना उसको समझने की बेहतर कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ मेरा ऑडियंस भी उस दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करेगा, और मेरी कोशिश यही रहती है, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? जय थे। जय थे। और उसके बाद दिल पे मत ले यार। दिल पे मत ले यार सन 2000 2002। 2000। तो दोनों फिल्में कुछ खास चली नहीं। जय पे तो रिलीज ही नहीं हुई वो, और दूसरी चली नहीं। अब डिप्रेशन चली में नहीं काफी। हाँ, बट डिप्रेशन का क्या, डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने का वक्त ही नहीं मिला कि शराब इतनी पी ली तो उस वक्त कि डिप्रेशन को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो शराब भी तो कहीं ना कहीं उसी का कारण होगा ना। एक होता है नॉर्मली, मैं आपको बताऊं, मुझे मजा आता था, अच्छा लगता था, और मैंने कारण दे दिया कि भाई पिक्चर नहीं चली तो मैं शराब पीना, मुझे मजा आता था तभी, आई यूज्ड टू एंजॉय इट। लेकिन अब नहीं मजा आता है तो अभी नहीं करता हूँ। जब आप पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं? नहीं, कभी कभार ओकेजनली, सोशली, बहुत कम, लेकिन बहुत कम। वो था, एक दौर था, निकल गया। मतलब मैं अगर दोबारा वो वही टाइम मशीन में चले जाता तो शायद इतनी शराब नहीं पीता। तो इस पे एक सिंपल सा सवाल कि यदि आज के हंसल मेहता सन 2000 के हंसल मेहता से मिलते तो क्या होता? शायद मैं कहता कि भाई ठीक है, एक फिल्म नहीं चली और बनाई, तो ये साइन ये है कि इसमें शायद कुछ कमी रह गई है कहने में, तुम्हारी बात, तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं आज वो जब फिल्म देखता हूँ ना तो उसमें लगता है कि एक आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो मुझे उस आवाज को सटीक करने में थोड़ा वक्त लगाना चाहिए था और उसी आवाज को जारी रखना चाहिए था। वो मैंने छोड़ दिया। निराशा में ना मैंने वो सब छोड़ दिया। मैंने जिंदगी का काफी समय जाया किया ये समझते हुए कि ये सब जो मैं सोच रहा था ये कुछ, इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब बनाओ जो बाजार जो चाहता है वही बनाओ। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बाजार में मैंने जो उस वक्त किया कुछ भी अपनाया नहीं, तो मुझे दोबारा वहीं पर आना पड़ा जहां से मैंने शुरू किया। तो तब तक डर खत्म हो गया था। उस वक्त डर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो दिल पे मत ले यार भी जो कहने की कोशिश थी उसमें डर आ गया था कि मनोज बाजपेयी बहुत बड़े स्टार है। तो सत्या चली थी, वो डिमांड, सत्या, शूल, वो मतलब हिंदुस्तान के अमॉन्ग द बेस्ट एक्टर्स, और पिक्चरें भी उनकी चलती है, स्टार है वो। तो उनके साथ अगर फिल्म बना रहे हो तो उसमें गाने डालो, कमर्शियल बना दो फिल्म को। ये सब लालच जो थी ना, उस लालच ने उस फिल्म की बात को मतलब कहीं पर ढक दिया। तो वो फिल्म नहीं चलनी चाहिए थी। क्या इसका कारण फिल्म का रीमेक होना भी था? आप दिल पे मतलब रीमेक नहीं थी, अमेरिकन पाई नहीं। वो तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो तो घटिया फिल्म थी। हाँ, खुद आप ये कह रहे हैं। हाँ, कि बहुत घटिया फिल्म थी। नहीं, मैं ये पूछूं कि ठीक दे रही है बातचीत? देखो राजनीति में पता नहीं क्या क्या कह दिया है, तकलीफ में पड़ जाऊंगा और क्या। नहीं, मैं बहुत काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन नहीं तो है मतलब दिल पे मतलब यार, दिल पे मतलब बहुत मतलब उस वक्त के लिए कहानी के
रूप में बहुत अच्छी कहानी थी। तो माइग्रेंट्स की कहानी थी, जो आज जो माइग्रेंट्स फेस करते हैं, माइग्रेंट्स और मीडिया, वो दोनों का जो एक कमेंट था ना, वो बहुत स्ट्रांग था उसमें। लेकिन वो ना गानों में और पता नहीं वो सब लालच में, मतलब वो फिल्म कहीं ना कहीं खो गई। उसकी जो मेन बात थी, जो मेन मुद्दा था, वो खो गया। अभी भी सौरभ शुक्ला उन्होंने लिखी थी, हम दोनों मिलते हैं तो बात होती है कि यार उसको ठीक से ईमानदारी से बनानी चाहिए। अभी वो तभी बेईमानी हो गई उसमें। मैं पिछले दिनों उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने हल्का सा छुआ था इस हिस्से को, सौरभ ने। हाँ, जब मैं पिछली बार अप्रैल में आया था तो उनके साथ शूट किया था। हाँ, कमाल के आदमी है वो। बहुत बहुत। आपको आपने जब शुरू किया था मतलब काफी जल्दी, मतलब हर तरह के लोग मिले जिन्होंने आपको समर्थन किया, आपके साथ काम किया। लेकिन जब जिस डायरेक्टर के शुरू के ही मतलब फिल्म फ्लॉप हो गई, शराब पी रहा है और बाहर के लोगों के लिए डिप्रेशन में है, तो दोबारा से जो प्रोड्यूसर्स हैं या कहानी वाले हैं या एक्टर्स हैं, उन लोगों का भरोसा आपके ऊपर दोबारा आना, वो फेज क्या था, कैसे था? क्या ये सारी चीज़ हाइंडसाइट पे होती है, मतलब उस वक्त मुश्किल था। हम्म। अब देखता हूँ तो मतलब इजी लगता है। इजी नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं हमेशा लगा रहता था। मतलब मुझे पता था क्या, एक तो एक रियलिज्म जरूरी है कि मुझे जब लोग मना करते थे ना तो मुझे बुरा लगता था, आज भी लगता है। लेकिन मैं मतलब सोचता था भी और क्या कर सकते हैं। तो मेरे तरीके क्या था, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कहानी कहना। तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया कि कहानी प्रायोरिटी है। तो शुरू में था कि शाहिद बनाने के टाइम मुझे बार बार कहा गया कि स्टार ले लो, स्टार ले लो। शाहिद का विचार कब से था? जब शाहिद की मौत हुई 2010 में, फरवरी 2010 में, तो मैंने हेडलाइन पढ़ा, मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तभी मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि इस बात पर मुझे एक फिल्म बनानी है। तो मैं सोचना शुरू किया, थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो बन नहीं पा रही थी फिल्म, क्योंकि एक्टर्स कोई भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। तो मैं उस वक्त एक रियलिज्म था कि मैं सोचता था कि क्यों भरोसा करे मुझ पर कोई। मैंने खुद ऐसे काम किए कि मैं खुद होता उसकी जगह तो नहीं करता है मुझ पर भरोसा। तो मैं लोगों के पास जाता था उसी विनम्रता के साथ कि भैया मैंने अभी तक जो भी किया बहुत बुरा है, लेकिन ये कोशिश है मेरी, आप देखो इसमें जुड़ सकते हो तो। लेकिन नहीं जुड़े कोई भी। उस वक्त एक आदमी ने, 2 लोगों ने बिलीफ दिखाया। मैं नाम किसी के सुनील बोरा था, सुनील बोरा जो प्रोड्यूसर है, और राजकुमार, नहीं, उन दोनों ने बिलीफ दिखाई। और राजकुमार कभी स्टार था नहीं। राजकुमार के लिए तो कहा जाता है कि वो तो आपके दफ्तर के बाहर, मतलब हाँ, घर के बाहर वो था, वेट कर रहा था। मुकेश छाबरा ने उसको जबरदस्ती भेजा मेरे पास कि मिल लो आप उसको। अनुराग और ज्यादातर ये मुकेश ने बहुत पुश किया। पर आप पसंद नहीं करते थे उनको? मैं नापसंद नहीं कर, मैंने बोला मैं उसको मिलके भी क्या करूंगा, क्योंकि उसके लिए कहानी नहीं है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं देगा राजकुमार। देख तो मैं फ्लॉप, उसके ऊपर राजकुमार नया लड़का, कौन पैसे देगा। लेकिन राजकुमार को मिलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर एक एनर्जी आई, एक वाइब मिला कि मैंने सुनील जो प्रोड्यूसर है उसको कहा कि यार मैं इसके साथ ही बनाऊंगा, पैसे भले ही। उसने बोला कितने बने? बोला करोड़ रुपए से कम में फिल्म बना दूंगा। तो शर्त यही थी करोड़ रुपए से कम में बने। अल्टीमेटली उसकी पहली कॉपी 35 लाख में निकली। मैंने बहुत कम पैसे में बनाई फिल्म। तो मैं, उस बात ने मुझे सिखा दिया कि भाई आप कभी भी आउट नहीं हो सकते हो। आप कुछ भी करिए, अगर आपके अंदर वो एक इंटेंसिटी, शिद्दत है ना, अगर एक डेस्परेशन है कहानी कहने की, तो आप कहानी तो कह दोगे। तो मैंने उस वक्त कर दिया। तो वो आज भी मतलब मैं उसी स्पिरिट के साथ बनाता हूँ। ये नहीं है ठीक है तो इसकी जगह ये है तो ऐसे कर देंगे, ठीक है बना देंगे। कई बार होता है, मैं अपने सबसे एम्बिशियस काम भी बोलता हूँ कि चलो कम पैसे में बनाना तो कर दूंगा। आई थिंक उसके कारण आपने मतलब कई सारी फिल्में फिर साथ में की आपने, और 6 फिल्में की राज ने और मैं, 6 फिल्में से एक सीरीज,
सब मिलके मतलब 5-6 काम किए हमने साथ में, अभी गिनती भी नहीं रही है। स्टैब्लिश हो गए लेकिन वो साथ में मतलब बहुत किया। और फिर स्कैम 1992 हुआ, प्रतीक गांधी मिला। तो शायद प्रतीक गांधी को लेकर, उसको लेकर एक जो इंस्टिंक्ट होना। अमृता में भी थे ना प्रतीक? ना किसमें थे? किसी में मेरे साथ कभी नहीं किया था। उसके पहले आपके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया? ओके, ठीक है। वो था, मैंने गुजराती फिल्म में देखा था उसको। हाँ तो बाबा आप इमीडिएट उठाए और एकदम नए लड़के को वापस लेके आए, आपको डर नहीं लगा कि यार? वो राजकुमार के साथ काम करके ना वो डर निकल गया था मेरा। मैंने बोला इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, मतलब उसमें ये भी मत करो कि मैं महान हूं, मैं किसी को भी करवा दूंगा, ये भी गलत सोच है। लेकिन मैं राजकुमार के साथ काम करके इतना समझ गया था कि भाई ये आप इंस्टिंक्ट जो आपका है वो उसको ट्रस्ट करो। और मेरा इंस्टिंक्ट था कि प्रतीक हर्षद मेहता के लिए सही था, और लकीली मेरा प्रोड्यूसर अगेन समीर नायर मान गया इस बात को, तो हम बना पाए। वो भी मतलब वो स्कैम 1992 एक तरीके से जिससे शाहिद बनी थी ना, उसी तरह से इंडी सीरीज प्रोजेक्ट था। हम लोग निकले थे बनाए, सब नए नए लोग थे। मैं दोबारा सिमरन वगैरह, सिमरन, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये सब बहुत मेरी जिंदगी में कुछ दुखद घटनाएं जो हुई, वो उसके बाद मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और स्कैम आया, लेकिन स्कैम में रिसोर्सेज नहीं थे, तो लेकिन उन रिसोर्सेज में कैसे विजन बड़ा हो सकता है वो मतलब हमने किया। विशाल वैभव विशाल मतलब भाई जैसे हम लोग के। हाँ, V2 उनसे कैसे मिले आप? V2 मुझे मिला था अलीगढ़, जब फिल्म बनाई थी तो इरोस उसके प्रोड्यूसर थे, वो स्टूडियो इरोस इंटरनेशनल। तो इरोस का एक डिजिटल विंग था, तो पब्लिसिटी की मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। उसमें एक लंबे कुर्ते में दाढ़ी वाले आए थे, हमेशा उनका स्टाइल वही है। वो स्टाइल था। और वो उन्होंने, बाकी लोग जो बात कर रहे थे उन्होंने, मैंने बोला भाई आपने फिल्म देखी ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे प्रमोट करोगे? बड़ा मैं नाराज हो रहा था। तो उसमें एक आदमी ने मुझे मतलब एक स्लोगन दिया फिल्म के लिए, बोला #कमआउट। उसने ना उसके कैंपेन बनाया, #कमआउट एंड लव, कमआउट एंड दिस, कमआउट एंड दैट। मैंने देखा कि मतलब ये बहुत सिंपल तरीके से इसने बहुत बड़ी बात, तो उससे मतलब मैं इंटरेक्ट करने लगा V2 से। एंड मैंने रियलाइज किया वो ब्लॉग्स बड़े शानदार लिखता था, बहुत फनी, मतलब मैं हंस हंस के गिर जाता था। बहुत ह्यूमर था उसके ब्लॉग्स में, एक शार्प सटायर ह्यूमर, उसके ट्वीट्स भी शानदार होते थे। तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा कि भाई तुम लिखना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो? बोला हाँ सर, मैं लिखना ही चाहता हूँ। तो मतलब वो एक तरीके से शायद उसका परिवार मुझ पर मुझे ब्लेम भी करता होगा कि वो नौकरी छुड़वाने का काम मैंने किया कि राइटर बन जाओ। अरे तो अब तो कमाल हो रहा है ना, नहीं अच्छा हो रहा है। और मुझे खुशी होती है जब ऐसे होता है ना। जो यही चीज बहुत साल पहले दिल पे मत यार के बाद मैंने छल करके फिल्म बनाई थी, तो वो भी एक राइटर थे, वो रीडिफ में फिल्म क्रिटिक थे, सुपर्ण वर्मा। सुपर्ण भी फिल्म क्रिटिक था। तो उसको ऐसे ही तुक्के से पूछा था, मेरे घर पे मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू लेने आया था। तो इंटरव्यू के बाद ऐसे ही मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा यार तुमको राइटर बनना है क्या? बोला हाँ। बोला तो मैं मेरे लिए फिल्म लिखो। ये इस बात पे सुपर्ण की नौकरी छुड़वाई थी। शुरू में बहुत परेशान थे वो लोग उसके घर पे कि अच्छी खासी नौकरी है Rediff.com में, स्टॉक ऑप्शन है उसके पास, तभी अच्छे खासे थे, वैल्यू थी स्टॉक ऑप्शन की। तो नौकरी छुड़वा दी। आज मतलब सुपर्ण अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर। तो ये क्या है, ये सारी चीजें मतलब प्रतीक गांधी भी एक जमाने में रिलायंस में नौकरी करता था, आज मतलब इन डिमांड OTT पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है प्रतीक की, अच्छा एक्टर है। और OTT पे आपका भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। पता नहीं, मेरे बैंक बैलेंस में नहीं दिखता वो। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना कि मैं जब से बॉम्बे आकर अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हें शायद अभी ये सिनेमा की इंडस्ट्री जो है वो भूल गई है, या जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो दोबारा स्ट्रगल कर रहे हैं वापस आने के लिए, OTT में जाने के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि एक
ओटीटी ने भी सक्सेस डायरेक्टर्स को चुन लिया है, सेलेक्टिव कर लिया है, जिसमें हंसल मेहता कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कर ले जाएंगे। फेवरेट है यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ, वही मुझे काम मिलता है और मैं शुक्रगुजार हूँ, रियली जेन्युइनली ग्रेटफुल हूँ। मैं काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जिंदा फिल्म में शूटिंग के सेट पे अपने आप को पाता हूँ। मैं सेट पे जितना खुश रहता हूँ वैसा आम जिंदगी में नहीं रहता हूँ। मेरे लिए वो एक दुनिया जो है वो बहुत ही आज भी मतलब मैजिकल लगता है मुझे आज तक कभी ये नहीं लगा है कि शूटिंग पर जाना है। वो सिर्फ तभी लगा है जब सिमरन जैसी जब फिल्में बना था तब मुझे बहुत बोझ लगता था शूटिंग पर जाना, लेकिन वो तभी भी मुझे ये हमेशा था कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन शूटिंग से जो है ना मन कभी नहीं उठेगा। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये करने का मौका मिल रहा है उसके लिए बस मैं आई एम जस्ट ग्रेटफुल। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड है मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें से सवाल अभी शुरू करूंगा ना पूछना, हाँ तो 4 घंटे और चाहिए रहेंगे। हाँ 4 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं तो मैं अब बिना उसके थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जी। सिमरन, मुस्कुरा रहे हैं आप, कैसे याद कर रहे हैं सिमरन को या फिर कंगना जी को? क्या कुछ हुआ भी था? हुआ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था शायद दोनों के लिए, ठीक है, होता है जिंदगी में, मतलब हम सब उन एक्सपीरियंसेस से गुजरते। भाई मैं तो मतलब रिलेशनशिप्स में ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, तो वैसे ही ये फिल्म बनाने के दौरान नहीं जमा, फिल्म वो नहीं बन पाई, जो मतलब रिग्रेट उस बात का है, वो फिल्म नहीं बन पाई जो मतलब बनाने हम निकले थे। आपका कॉन्सेप्ट क्या था उस फिल्म को बनाने के लिए, और आपको एक Concept- एक्टर के रूप में क्या कमी नजर आ गई फिर? मुझे फिल्म में कमी वो नजर आती है कि उसमें बहुत कुछ, उसमें मतलब देखिए कंगना रनावत से बेहतर एक्टर कोई हो नहीं सकती थी उस फिल्म में। बहुत कमाल काम किया है, लेकिन वो एक्टर, उसका कैरेक्टर और जो आम जिंदगी में कंगना है वो सब मतलब कहीं ना कहीं फिल्म पर हावी हो गए, उस कहानी पे हावी हो गए। कहानी मतलब सिंपल थी वो, मतलब ना मेरे लिए एक माइग्रेंट स्टोरी हमेशा मायने रखती है। मतलब दिल पे मत ले यार हो, सिटी लाइट्स हो, या सिमरन हो, या बकिंगम मर्डर्स हो, ये सारी माइग्रेंट स्टोरीज है। तो माइग्रेंट्स के बारे में एक शहर के अंदर जो बाहर के लोग हैं ना, जो आउटसाइडर्स जिनको कहते हैं, इनविजिबल पीपल, कि उनकी कहानियों को से मैं फैसिनेटेड रहता हूँ। उसके अलग अलग पहलू को मैं हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो सिमरन भी वही था कि अमेरिका में जो गुजराती लोग रहते हैं ना, उनकी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का एक तरीका था थ्रू उस लड़की की कहानी के जरिए जो बैंक रॉबर बन जाती है अननोइंगली। तो वो चीजें मतलब उस फिल्म में क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा कॉमिकल हो गई थी चीजें, और वो एक अलग सुर की फिल्म बनी। कई लोगों को बहुत पसंद है, आज भी मुझे लोग मिलते हैं बोलते हैं उनको बहुत पसंद है, और मुझे फिल्म नापसंद है वैसा नहीं है। फिल्म अच्छी है अपनी जगह, मतलब काफी अच्छी है, लेकिन वो जो मैं बनाने निकला था शायद वो इससे बेहतर फिल्म थी, ये मैं समझता हूँ। और वो तो बेहतर फिल्म है, किसी न किसी दिन बन जाएगी, या तो सीरीज बनेगी या तो फिल्म बनेगी। तो एज ए एक्टर या एज ए पॉलिटिशियन कंगना को आप किस में बेहतर गिनते हैं? पॉलिटिशियन तो बहुत अभी बेचारी बन तो गई ना, अभी बनी, 1.5 साल होने वाला है। वक्त दीजिए, 1.5 साल में आप नहीं, कैसे- साल भर हो गया, साल भर हुआ ना, हाँ साल भर हो गया। तो वक्त दीजिए ना, मतलब वो लोगों को वक्त देना चाहिए काम करने के लिए। सिनेमा के बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो मतलब 100 साल के ऊपर दे दिया क्या काम किया, तो किसी को 1 साल में थोड़ी जज कर सकते हो आप। ताशकंद फाइल कल मैंने मजाक में पूछा था उनको, सरकार की कितनी फाइलें दबा के रखी हैं आप लोगों ने जिस पे सरकार काम नहीं कर रहा है। बहरहाल ताशकंद फाइल को लेकर के ट्विटर पे भी बहुत हंगामा मचा, वैसे भी मचा आपका, और मतलब उसमें आप सहयोगी हुआ करते थे और फिर बाद में आपने कहा कि प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म थी या जो भी। मैंने ताशकंद फाइल्स को लेकर कभी बात ही नहीं की, कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूँ। कश्मीर फाइल, हाँ, तो क्या मसला था उसमें?
कश्मीर फाइल्स में मैंने मतलब प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म कभी कहा नहीं है, लेकिन है ना प्रोपेगेंडा फिल्म, है या नहीं आप मुझे बताइए। मैंने नहीं देखी है। अनुपम खेर नाराज थे आई थिंक किसी बात को लेकर के। वो अलग बात पे नाराज थे। वो मेरे खेर साहब वैसे मतलब बहुत ही अच्छे मित्र है मेरे। आज भी हम लोग आपस में छोटा मोटा लड़ लेते हैं और हंसते भी है उसके बारे में। पर जब आप लोग ट्विटर पे कुछ लड़ लेते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत होता है ना। ठीक भी हो गया, ठीक भी हो गया। मैं मतलब उनको देखिए, वो सीनियर आर्टिस्ट है। उनकी एक फिल्म थी सारांश, जिसका बहुत बड़ा मेरा फिल्म मेकर होने में बहुत बड़ा हाथ है उस फिल्म का। कितनी खूबसूरत फिल्म थी, कितनी खूबसूरत फिल्म थी। तो उस चीज को, उस आर्टिस्ट को जिसकी फिल्म ने मुझ पर इतना ज्यादा असर किया है, उसके साथ मेरी कभी उस तरह की नाराजगी नहीं हो सकती है। मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और हम इतने मैच्योर है कि उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक ही सीमित रखें। तो वो ठीक है। मतलब वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर हमारा मतभेद था। हाँ सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। उसको लेकर था। मैं उस फिल्म का हिस्सा था। और जिस वक्त हिस्सा था, मतलब मुझे सिमरन बनाई थी। सिमरन में बहुत फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ था मेरा। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके थोड़े बहुत पैसे मिले थे मुझे, जो मुझे उस फाइनेंशियल क्राइसिस से जिसने निकाल रहे थे। तो मतलब मैं वैसी फिल्म से पूरी तरह से कैसे वो डिसोन कर सकता हूँ उस फिल्म को, जिसने मुझे उस वक्त हेल्प भी किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो फिल्म नहीं बनी जो बनाने हम निकले थे, और मैंने उस बात को व्यक्त किया था। और शायद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी, हाँ, तो वो मतलब मुझे आज भी रिग्रेट है कि वो फिल्म का मैं हिस्सा बना, क्योंकि वो फिल्म में मतलब एक जीवित व्यक्ति जो कंप्लीट रिग्रेट है वो, क्योंकि वो जो मनमोहन सिंह जी को डिससर्विस किया उस फिल्म में, मुझे ऐसा लगा। और मैं ये बात एडमिट करता हूँ। और अब गलतियां करते हैं, मैंने बहुत गलतियां की है। उन गलतियों में से एक बड़ी गलती एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है, लेकिन अब कर ली गलती और मैंने एडमिट कर लिया, हो गया। और वो उस बात को लेकर खेर साहब नाराज हो गए, लेकिन ठीक है, हमने सॉल्व भी कर लिया। अनिल कपूर जी के घर पे हम लोग गले मिले, और कुछ इसके बारे में बात भी नहीं हुई। उन्होंने भी कहा कि मैं एक्टर हूँ, तुम डायरेक्टर हो यार, हम लोग को साथ में काम करना चाहिए। मैंने कहा वही बात है खेर साहब, काम करना चाहिए, ये सब तो चलता रहेगा। तो यही है, मतलब वो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ना भाई, क्या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ? बिल्कुल। क्या विवेक अग्निहोत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? नहीं, वो फिल्म मेकर है, मैं भी फिल्म मेकर हूँ। हम अलग तरह किस्म की फिल्में बनाते हैं। हमारी फिल्म से मैं एग्री नहीं करता हूँ उनकी फिल्मों से, वो मेरी फिल्म से एग्री ना करे, कोई बात नहीं। तो इसीलिए जब विवेक से बात की जाती है तो विवेक कहते हैं कि जो लोग मेरी फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मैं भी तो एक कहानी कह रहा हूँ, क्या वो सच नहीं है? भाई आपका ओपिनियन है, मैं उसमें क्या है, वो बहुत बड़ा टॉपिक ही है, उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मैं समझता हूँ कि एक बात प्रोपेगेंडा की होती है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेट करना किसी चीज को, लेकिन जो चीज हेट को प्रोपेगेट करती है वो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मतलब इरिस्पॉन्सिबल होता है, द प्रोपेगेशन ऑफ हेट। एंड मैं मतलब वो इट्स नॉट अ कमेंट ऑन वन पर्सन और वन फिल्म। नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, कश्मीर फाइल हो गई या ताशकंद फाइल हो गई या अभी बंगाल फाइल्स आ रही है या बीच में बस्तर को लेकर के कहानी बनी। सिनेमा बनाने वाले, मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, आप किस तरीके से बस्तर जाते हैं, बस्तर को देखते हैं, क्या रिसर्च लेते हैं, वो अलग की बात है। एज ए जर्नलिस्ट हमारा भी एक नज़रिया है, हम भी बस्तर गए हैं, हम भी बीजापुर से लेके जो जितने बस्तर के 7 संभाग हैं, दंतेवाड़ा से लेके हर जगह मैं गया हूँ। मैंने वहाँ की कई सारी ऐसी पानी की स्टोरी भी करी है। पर जब मैं बस्तर को देखता हूँ तो मुझे बस्तर अलग नज़र आता है। जब आप बस्तर को देखते हैं तो आपके फिल्म में सिर्फ वो नक्सल ही दिखाई देते हैं। आम जल, जंगल, जमीन की जो बातचीत है और जो जीवन की बातचीत है उसकी बात ही नहीं है आपकी फिल्म में। तो इस तरह का जो सिनेमा पिछले कुछ सालों में बन रहा है या पहले भी बनता रहा होगा, शायद मेरे अवचेतन मन में नहीं है,
आप बताइए ना, बस्तर पर न्यूटन करके फिल्म आई थी, शानदार फिल्म थी। एग्जैक्टली तो बनता है। देखिए हर, पुलकित भाई की फिल्म थी, बनाया था उन्होंने। हाँ हर फिल्म मतलब दोनों पहलू आ जाते हैं। बात यही है कि दोनों पहलू के लिए जगह होनी चाहिए। वो ठीक है, एक पहलू को ज्यादा लोग अपनाते हैं, दूसरे पहलू को पर क्या कम लोग। हेट बेचना आसान है? आज के दौर में ऐसा लग रहा है, शायद आसान है, पर ठीक है, मतलब वो हेट ऑल्सो डजंट लास्ट फॉर एवर, मुझे ऐसा लगता है। हेट इज ऑल्सो टेम्पररी। लाइक मतलब किसी ना किसी दिन मतलब आपको प्यार को, पीस को अपनाना ही पड़ेगा। आप गुस्से में कितना बिफर सकते हैं? मैक्सिमम होता है ट्विटर पे जो बोलता हूँ, मतलब मैं बिना दांत का शेर हूँ। आपके प्रिय मित्र अनुराग कश्यप जी, जो उन्होंने पिछले दिनों किया, एक मतलब एक जाति को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उसको लेकर के बहुत ट्रोल कौन सी, होना मुझे पड़ा। नहीं पता है। ब्राह्मणों पर एक, वो मतलब मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टूड है। अच्छा मैंने ट्वीट किया था उसको सपोर्ट करते हुए ट्विटर पे, जो रेल बनाई गई है मेरी, ट्रोल हुआ। वो इसीलिए, वो क्या है, जो चीज को ट्रोल किया जाता है उसको आप जैसे आप उसमें घुसते हो, तो वो ये क्या है, वो एक अलग कल्चर है, एक सब कल्चर है ट्रोलिंग का। और वो एक्चुअली वो उसमें कोई नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो मतलब ये सब एसएसआरियंस और जस्टिस फॉर एसएसआर वाले जोकर लोग जो पैदा हुए थे, वो कहाँ थे जब सुशांत सिंह की सोनचिड़िया जैसी फिल्म आई थी? वो कौन थे? क्या गए थे वो लोग थिएटर देखने? नहीं। हाँ, वो उनकी मौत पे मतलब तमाशा बना के मजे ले रहे थे, 2 रुपया ले रहे थे एक ट्वीट का। वो मतलब ये जो ट्रोल्स है ना, तो वो मतलब वो नेचुरल ऑर्गेनिक लोग है नहीं। आप सुशांत की मौत जो हुई, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ या रिया चक्रवर्ती, इस पूरे सिस्टम में आप देख रहे थे, आप रिया के साथ खड़े भी हुए थे, क्या आपको समझ में आया कि मेरा काम थोड़ी समझ में आई, जो हमें मतलब एजेंसीज को अनबायस्ड काम करने का मौका देना चाहिए, ये था। यहाँ मतलब लगे हुए लोग, मतलब सरकार बने हुए खुद लोग, मतलब सारे मीडिया बन गई है, पुलिस डिटेक्टिव बन गई है। वो अर्नब गोस्वामी हर रोज नई थियरी देता है, चिल्लाता रहता है, मतलब वो उस बात से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और वो पैंडेमिक का समय था, मतलब मैं जानता हूँ, मैं मतलब गांव में एक कॉलोनी में हम लोग रुके हुए थे, ऑलमोस्ट एक पूरा साल वहां निकाला था। और वहां शाम को वॉक पे निकलो, सारे लोग जमा होके, अरे उसने मतलब ऐसे किया, ऐसे काटा, ये किया है, वो तो मर्डरर है, वो तो ड्रग्स जितने लेता है, तो आपके बॉलीवुड में तो ड्रग्स चलते होंगे ना। यही चीजें होती थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। और मतलब उस बात के लिए मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जिंदगी भर अर्नब गोस्वामी को बद्दुआ दूंगा, क्योंकि आपने एक परिवार, एक जीता जागता परिवार, उसको मतलब आपने जिंदगी भर के लिए आपने उसको वुंड किया है, उनकी मोरल को, उनके रेपुटेशन को आपने खत्म कर दिया। आप उनके पीछे लग गए विच हंट पे, बिल्कुल विदाउट एनी बेसिस। बहुत किया उन्होंने। सरकार और सिस्टम से ज्यादा खतरनाक तो कभी कभी मीडिया लगने लगती है। आपकी प्राइवेसी नहीं रह गई है, आपके पीछे लोग गाड़ी लगा रहे हैं, गाड़ी से पूछ रहे हैं। नहीं, वही है, आप घर में एक जानवर पालते हो और बोलते हो, मतलब आप उस जानवर के साथ फिर आप सोचते हो कि मैं उसको ना जब चोर आएंगे तो उस पर छोड़ दूंगा, तो उसको ना लोगों को काटना सिखाता हूं मैं। लेकिन अब जानवर को काटना सिखाओगे और फिर आप छोड़ दोगे, तो फिर वो किसी को भी जाके काटेगा। यही बात है, मतलब आपने मीडिया को पाला लेकिन उसको काटने छोड़ दिया, फिर वो मतलब यहाँ वहां किसी को भी काटने लगा, क्योंकि फिर उसको लगा कि भाई काटने में ही फायदा है, कि मैं क्यों मतलब सिर्फ मालिक के दानों पे जीऊं, जब काटने के लिए कोई भी इतने सारे लोग मिल जाते हैं मुझे। यही है।
एक और बात बताइए, आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि भारत में देशभक्त होने का पैमाना क्या है या किस चीज़ से नापा जाता है? मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी देशभक्ति को जानता हूँ, उस पर भरोसा रखता हूँ और अपनी देशभक्ति को जज करता हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ, जब भी देश को रिप्रेजेंट करता हूँ बाहर, तब अपने देश को लेकर मेरा प्रेम, मेरी कहानियों के जरिए देश को मैं किस तरह से बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देश को ऑनेस्टी के साथ रिप्रेजेंट करने में मैं मेरी देशभक्ति देखता हूँ। मैंने सवाल इसलिए किया कि आप लोगों का सिनेमा है, बहुत बड़ा दायरा है इसका, और इतना दायरा है कि इसके लिए कोई सरहदें नहीं है। दिलजीत ने जो अभी एक फिल्म बनाई है, उसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, जिसको लेकर के खबरें ये चल रही है कि इंडियन फिल्म सोसाइटी जो है वो उसको बॉयकॉट कर रहा है कि अब ये कभी फिल्म नहीं कर पाएंगे, बाद में रिलीज नहीं होगी। वो कुछ है वर्कर एसोसिएशन ऑल इंडिया। कौन है वो लोग? पता नहीं कौन है ये लोग। वो जो आदमी खड़ा हुआ है जिसने उनके रिप्रेजेंट करते हुए, किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब बात कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी की तरह। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा एसोसिएशन खुद को पॉलिटिकल पार्टी समझने लगे। अब कई सारे आपको वेलफेयर के लिए, यहाँ जो लोग काम करते हैं उसकी वेलफेयर के लिए आपको रखा गया है। आपको मतलब ये सब देशभक्ति आपकी दिखाने के लिए नहीं खड़ा किया। आपको देशभक्ति दिखानी है, जाइए राजनीति में। ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री चलती है काम पर। आप मतलब वर्कर्स एसोसिएशन को अगर रिप्रेजेंट करें तो वर्कर्स के लिए आपने इसमें क्या किया? हानिया आमिर पे मतलब ऑब्जेक्शन किया, हम फिल्म बैन कर देंगे। आप कौन होते हो? मतलब एक अलग तरह का बजरंग दल पैदा कर दिया आपने यहाँ सिनेमा के भीतर। ये मतलब वही है, आउटरीच स्पार्क्स मोर आउटरीच। पर ये जो भारत में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम भी, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे बोल रहे हैं, इस पर आपके विचार क्या कहते हैं कि ये बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है उस पर ना एक कोई ऑब्जेक्टिव बात कहना। क्योंकि जब इतना खून खराबा होता है, जब देश पर हमला होता है, तो आपके अपने इमोशंस जो है वो आपके लॉजिकल साइड से कहीं ज्यादा लॉजिकल साइड पर हावी होते हैं। तो मैं इमोशंस में आकर कुछ भी कह दूंगा। लॉजिकल साइड को वक्त लगेगा डेवलप होने में और एक ओपिनियन मुझे देने में। इसलिए मैं मतलब वो ओपिनियन रिजर्व करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो आर्टिस्ट है पाकिस्तान की, बड़े खूबसूरत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और लेकिन आज की डेट में मतलब मैं क्या कि उनका एक स्टैंड था उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उनका भी एक अपना स्टैंड था, जैसे हमारा था उनका अपना स्टैंड था अपने देश के प्रति। अब उस स्टैंड को लेकर क्या मैं नाराज था? क्या मैं उस स्टैंड को लेकर मेरी उनसे दोस्ती कम हो गई? क्या मुझ में और उनमें एक दरार आया? वो सारी चीजें ना आज जज करने वाली नहीं है, उसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। भाई अगर बंटवारा 1947 में हुआ था, 47-48 में हमारा पार्टीशन हुआ था, तो उसके घाव आज अभी तक नहीं भरे। तो मैं कैसे मतलब इस चीज का घाव आप सोचते हो कि मैं एक दिन में भर दूंगा, एक हफ्ते में भर दूंगा? तो ठीक है, मतलब वो नाराजगी अपनी जगह है, एक इमोशनल एक रिएक्शन अपनी जगह है। देखेंगे आगे चल के क्या होता है, मैं कैसे फील करता हूँ। मैंने तो मतलब हमेशा कहा है क्रॉस बॉर्डर मतलब हमें करना चाहिए कि आर्टिस्ट ही बचा सकते हैं। मतलब जब समय खराब होता है ना, तो आर्टिस्ट ही दुनिया को बचाएंगे। आर्ट और आर्टिस्ट ही बचा सकते हैं। वो बर्बाद नहीं कर पाएंगे किसी को, लेकिन बचा तो वही सकते हैं। इसलिए मैं प्रोपेगेंडा फिल्म्स से मुझे दिक्कत नहीं होती है, करिए आप। अल्टीमेटली दुनिया बचाएंगे आर्टिस्ट ही, आपको आईना आर्टिस्ट ही दिखाएंगे, सच कहने पे मजबूर आर्टिस्ट ही करेंगे। थैंक यू बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए। थैंक यू। तो हंसल मेहता सर थे हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। ये सिनेमा कैफे का एपिसोड चल रहा है जिसमें हम लोग
कोशिश करते हैं कि आर्काइवल वैल्यू वाली बातचीत हो, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा लेके ना चला जाए या वायरलिटी को फोकस में ना लेके एक आम इंसान को उसके विचारों को जानने और समझने की बात की जाए। तो ये वही शो है, यदि आपको पसंद आए तो आप आगे बढ़ाइए। और एक छोटा सा आग्रह हंसल सर से, ये आपका कैमरा है और हमारा एक प्लेटफॉर्म है फिल्मोर, सिनेमा का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम साफ सुथरा सिनेमा पे बातचीत करना चाहते हैं शांति से, और उसे मैं होस्ट भी कर रहा हूँ और हेड भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई विचार आपके मन में हो फिल्मोर के लिए 1 मिनट के लिए कहने के लिए, तो आप कहें, हमारा मनोबल बढ़ेगा, टीम का बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि जितना ज़्यादा लोग फिल्मों के बारे में, हमारे काम के बारे में बातचीत करें, जितना समझे, आपके ज़रिए, आप जो बातचीत करते हो उसके ज़रिए हमारा काम समझे, मैं मानता हूँ ज़रूरी है कि ग्लैमरस कपड़ों के पीछे, ग्लैमरस जिंदगियों के पीछे कहानियाँ होती है, और कहानियों के पीछे एक सच्चाई होती है, और वो सच्चाई आप लोगों तक अगर पहुंचा सकते हो तो मैं मतलब उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।